अस्सलाम वालेकुम जी, सब सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ ज़ई और मैं हूँ वैस मंगल वाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज की सुबह का आगाज़ करते हैं एक मरतबा फिर गज़ा की सूरत हाल की। एक बहुत अहम स्टेटिस्टिक, एक बड़ा अहम नंबर हमारे सामने आया है और ये एक नंबर ऐसा है कि ये सबको हिला देने के लिए काफ़ी होगा, सबकी आँखें खोल देने के लिए काफ़ी होगा। हाँ, लेकिन जो मुर्दा हैं उनकी आंखें नहीं खुल, बेज़मीर, जो बेज़मीर जी, जिनके ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं, उनका कुछ नहीं होगा। उनके लिए ये नंबर सिर्फ एक नंबर होगा और उनको इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि ये कितनी बड़ी चीज़ है। यूनिसेफ का एक नंबर आया है और यूनिसेफ ने ये कहा है कि गज़ा में हर 10 मिनट में एक बच्चा शहीद हो रहा है। एवरी 10 minutes 1 child is being martyred। हर 10 मिनट बाद एक बच्चा। वो जो तस्वीरें आती हैं ना बच्चों की, जिसमें या वीडियोज़ आती हैं बच्चों की कि जिसमें बच्चे ज़ख्मी हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपने माँ बाप को ढूंढ रहे हैं, उनके कपड़े फटे हुए हैं, उनके जिस्मों से खून निकल रहा है। आप सिर्फ़ और सिर्फ एक नज़र उन बच्चों की तरफ डालिए और ये सोचिए कि क्या अगर मेरा बच्चा होता ये तो मैं ये सब बर्दाश्त कर सकता था या नहीं। एक वीडियो मैंने देखी, मेरा तो दिल दहल गया। उस वीडियो में ज़ाहिर है एनेस्थीसिया उनके पास नहीं है, बहुत सारी सप्लाईज उनके पास नहीं पहुंच रही हैं, तो एनेस्थीसिया नहीं था। उस बच्चे को जख्म लगे हुए थे तो वो स्ट्रेचर पे लेटा हुआ था और स्ट्रेचर था बाकायदा तौर पर, कोई उस तरह का ओटी बड़ा सोफिस्टिकेटेड हेल्थ का निज़ाम भी वहाँ पर नहीं चल रहा। तो स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था और डॉक्टर उसका अब करने लगा, ज़ाहिर है वो उसने जो भी करना था, स्टिचेस लगाने थे, जो भी करने थे, तकलीफ होनी थी उस बच्चे को। तो वो आपस में दोनों बात कर रहे हैं। डॉक्टर उसको कहता है कि एनेस्थीसिया नहीं है, मैं कैसे करूं तुम्हारा है। तो वो बच्चा कहता है कि मैं कुरान की तिलावत करता हूं, तुम कर दो जो भी करना है। और उसने कुरान की तिलावत करनी शुरू कर दी और ज़ाहिर है हाफिज होगा तो उसने कुरान की तिलावत करनी शुरू कर दी। और वो डॉक्टर नहीं भी है तो कुछ जो बेसिकली कुरान के साथ उनका रिलेशनशिप है। मैं कुरान की तिलावत करना शुरू करता हूं, तुम करो जो भी तुम्हें करना है, एनेस्थीसिया नहीं है तो देखते हैं। और मतलब जो उनका ईमान है, जो उनका जज्बा है, जो उनका एक उसूल पे जिस पे वो खड़े हैं, वो प्रिंसिपल जो है, मतलब इससे ज़्यादा दुनिया ने क्या रेजिस्टेंस देखी है। और आजकल के दौर में ये ट्रेनिंग उनके माँ बाप ने दी है ना उन्हें, ये उन्हें पता है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि गज़ा में लोगों को मालूम है, वो हर वक्त जो है वो ख़वातीन इस तरह के कपड़ों में मौजूद होती है कि अगर उन्हें फ़ौरन भागना पड़े अपने घर से, क्योंकि बम्बार्डमेंट किसी भी जगह हो सकती है। एक रेफ्यूजी कैंप के ऊपर बॉम्बिंग की वीडियो आई है, वो मैं कल देख रहा था। अब अगर हर 10 मिनट में एक बच्चा शहीद किया जा रहा है तो उसके बावजूद भी अगर आंखें ना खुलें तो इसका मतलब है कि हम सब बेज़मीर और मुर्दा हैं। एक और नंबर था, 420 बच्चे रोज़ाना की बुनियाद पर शहीद और ज़ख्मी हो रहे हैं। टोटल नंबर जो है वो 420 का है, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर या तो ज़ख्मी हो रहे हैं या शहीद हो रहे हैं। इनका कंबाइंड नंबर है। और टोटल जो 23,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं वो कुल नंबर है। और शहदा में 73% बच्चे, ख़वातीन और उम्र रसीदा अफराद शामिल हैं। ये है वो नंबर जो कि हमें हिलाने के लिए और जगाने के लिए काफ़ी होना चाहिए। एक आज की ये काम की बात, और इससे हमने आगाज़ किया, काम के नंबर्स आपको दिए ताकि आप भी लोगों को बता सकें। जब कोई आपको कहता है ना कि हमास ने हमला किया था ना, देखो हमास ने किया था तो वो तो जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। को किया था तो 6 अक्टूबर को क्या हुआ था, 5 को क्या हुआ था, उससे पहले 48 से क्या हो रहा है, 48 से क्या हो रहा है। तो ये नंबर्स आप उनको दें। और अब आपको हम लेकर चलते हैं 60 सेकेंड्स न्यूज़ दिखाते हैं। इसराइली बमबारी में जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप मुकम्मल तबाह, 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। पेट्रोल और डीजल की कीमत बरकरार, हुकूमत ने मिट्टी का तेल और लाइट डीजल सस्ता कर दिया। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ कामयाबी, सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद बरकरार। गैर कानूनी मुकीम अफराद अपने मुल्क जाएं और वीज़ा लेकर आ सकते हैं, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। शेख रशीद ने भतीजे राशिद शफीक को सियासी जानशीन मुकर्रर कर दिया। साबिक वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। इंज़मामुल हक का इस्तीफ़ा, तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया। नॉर्वे ने गज़ा पर इसराइली बमबारी को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बरतानवी वज़ीर दाखिला सुवेला ब्रेयरमैन ने फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहिरों को नफ़रत मार्च का नाम दे दिया। 400 करोड़ दो, मुकेश अंबानी को कत्ल की तीसरी धमकी मौसूल, सिक्योरिटी में इजाफा। जी 60 सेकेंड न्यूज़ आपने देख ली। अब बात करते हैं पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश। कल जी ज़बरदस्त मैच हुआ, पाकिस्तान की ज़बरदस्त फतह, शानदार फतह, टूर्नामेंट खत्म होने जा रहा है और हमने मैच जीत लिया। हाँ, मैं क्या करूं?
क्या करें हम? अरे भाई क्या करेगा, क्या मतलब यार, देखें मैच की खबर तो देनी है ना भाई, ये तो एक जिम्मेदारी है हमारी, ठीक है। और कल बड़े बड़े रिकॉर्ड बने, वाह रिकॉर्ड्स भी बने बड़े। हाँ तो ठीक है। अच्छा वो बाकी मैचेस में भी बन रहे थे, जाहिर है इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस वो कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन ये है कि बस वो कोशिश निशाने पे लग नहीं रहा था तीर। लेकिन ये है कि वो बहरहाल कल का मैच अच्छा था, और कल ही का मैच मैं नहीं देख पाई। क्यों? कल ही का मैच ऐसी आप किन जरूरी कामों में मुलव्विस थी, आपने मैच नहीं देखा, या आपने दिल बर्दाश्ता होकर छोड़ दिया? दिल बर्दाश्ता नहीं, मैं बड़ा फॉलो कर रही थी इस दफा तो, बड़ा पता नहीं बड़े तजस्सुस से, बड़े चाव से मैं फॉलो कर रही थी। लेकिन ये कि हर मैच जिसमें मैं बैठती थी, कभी चाय लेने जाओ तो पीछे 5 की लाइन लगी हुई है। चले मैं आपको बताता हूँ कि कल के मैच में क्या क्या हुआ। कल जी 7 विकेटों से हम जीते हैं। शकीबुल हसन बांग्लादेशी कप्तान, उन्होंने टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया और पूरी टीम 46वें ओवर में 204 रन बना के आउट हो गए। महमूदुल्लाह ने 56 रन बनाए उनकी तरफ से, और पाकिस्तान ने बांग्लादेश का जो हदफ था जो उन्होंने दिया था 205 का, वो 33वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। फखर जमान आखिरकार बैटिंग करनी चल पड़े भाई, आखिरकार टूर्नामेंट खत्म हो गया तो उन्होंने कहा भाई चलो मैं भी तो आया हूँ यार, मैं को बैटिंग कर लूँगा और क्या कुछ काम ही कर लूँ, अभी आ गया हूँ। बनाए 7 छक्के मारे उन्होंने, और आखिर में वो छक्का मारने की कोशिश में ही शहीद हुए। और बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान की ये जो जीत थी, ये वर्ल्ड कप में तीसरी कामयाबी है पाकिस्तान की। नेदरलैंड, श्रीलंका और बांग्लादेश इन्हें हराया है, और बाकी हम हारे हैं बाकी। तो अब बांग्लादेश तो निकल गया सेमीफाइनल की दौड़ से, ठीक है ना, ये तो कहानी उसकी तो मुक गई है। अफगानिस्तान, ठीक है, अच्छा अफगानिस्तान है दौड़ में, और अफगानिस्तान बड़े शदीद दौड़ में है या दौड़ से नीचे है अभी? नहीं क्या बात करें, ऐसी बातें ना करें अफगानियों के बारे में, बड़ी मोहब्बत है मुझे उनसे। नहीं मैं तो वैसे सोच चाहता हूँ वो अपने घर जाएं और वहाँ जाके क्रिकेट देखें सारे, लेकिन ये कि वो अभी दौड़ में है और अच्छे तरीके से दौड़ में है भाई। सही नहीं हाँ, जान लगा के वो जी जान लगा के भाई, क्रिकेट टीम उनकी जो है ना वो दबंग हो गई है, ये बात है। अच्छा उनका कोच भी बाहर का है, गोरा है कोच, मैं वो हिसाब लगा रही हूँ। गूगल पे सर्च करें बांग्लादेश की टीम का कोच कौन है। बांग्लादेश नहीं, अफगानिस्तान की, यहाँ को गोरा ही होगा, चेक कर लें, गोरा है बिल्कुल, शायद पता नहीं जोनाथन रॉस पता नहीं कौन, चेक कर लें, सही है तो चेक कर लें। अच्छा अब ये तो हो गया जी, इन्होंने पाकिस्तान ने कल का जो है वो मैच जीत लिया। अच्छा, और बड़ा अच्छा बड़े लोग कह रहे थे कि कल का मैच पाकिस्तान जीता ही जीता, इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि पाकिस्तान जीतेगा या हारेगा। लेकिन बस वो हो जाए, साउथ अफ्रीका जीत गया, लेकिन ये कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। पाकिस्तान जोनाथन ट्रॉट है, हाँ ये बिल्कुल जॉनी बाहर के हैं, ये बिल्कुल जी बाहर के है ना, तो बाहर वाले होते साउथ अफ्रीकन बॉर्न इंग्लिश फॉर्मर प्रोफेशनल क्रिकेटर। भाई राशिद लतीफ साहब ने अफगानिस्तान को कोच किया है, आई थिंक उमर गुल ने किया है, तो बॉलिंग कोचिंग की है उनकी, और उसके अलावा इंतजाम भी शायद रहे हैं गालिबन। लेकिन ये कि काफ़ी जो है वो बांग्लादेश को पाकिस्तान ने वो सॉरी अफगानिस्तान को, बांग्लादेश असल में जीते हैं ना, तो मेरे जहन में बांग्लादेश ही आ रहा है ज़्यादा, तो अफगानिस्तान को पाकिस्तान की तरफ से और अच्छी सपोर्ट रही है। तो अब पाकिस्तान जो है वो 6 पॉइंट्स हो गए, 5वीं पोजीशन पे आ गया है वो, ठीक है बिल्कुल, और टॉप 4 टीम्स जानी है सेमीफाइनल में, तो पाकिस्तान की टीम जो है वो भी सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। जी अभी तक ये अगर मगर जारी है, ये अगर मगर जारी है, बिल्कुल इस पे एक रिपोर्ट है हमारे पास, वो दिखा दें या तो चलो मैं खुद बता देता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं, रिपोर्ट मैं हूँ ना, मैं रिपोर्टर हूँ ना भाई, ठीक है। अच्छा अब टॉप 4 टीम्स आएंगी सेमीफाइनल में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुन रही हूँ मैं आपको बताता हूँ कैसे मैं ये फैसला कर रही हूँ कि मतलब अगले मैच पाकिस्तान के देखने हैं या नहीं देखने। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान मैच तो देखने हैं, हाँ, देखने हैं, लेकिन कैसे कई रुकावटें हैं, मुश्किल है मामला, लेकिन नंबर वाइज स्टेटिस्टिकली ये चांस मौजूद है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाए, वहां जाके फिर हारेंगे ना हम, हाँ। ये असल बात है। तो अब पाकिस्तान को अपने जो बकिया मैचेस हैं वो जीतने हैं, बड़े अच्छे तरीके से जीतने हैं, बिल्कुल 2 मैचेस रहते हैं पाकिस्तान को जीतने हैं वो, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा अब न्यूजीलैंड से है एक मैच आगे, और एक इंग्लैंड से है, चलो वो तो ठीक है, वो भी देखो, वो जज्बाती हो जाता है इंग्लैंड, उसका कोई भरोसा नहीं है, उसकी हालत जरा खराब है। अच्छा अगर न्यूजीलैंड तो इज अ गुड टीम जी, अच्छा अगर पाकिस्तान 2 मैचेस अपने जीतता है और न्यूजीलैंड अपने 3 मैचेस हारता है, तो फिर पाकिस्तान जो है वो उसके चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे, न्यूजीलैंड के हो जाएंगे 8 पॉइंट्स। नहीं भाई हम तो चाहे हारे या जीते, न्यूजीलैंड नहीं जी हारता 3 मैचेस, बिल्कुल नहीं भाई। देखें हो सकता है ऐसा हो सकता है, पाकिस्तान को जो है वो यही करना है। देखें न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका का मैच है, ओके ठीक है, तो उसमें जनूबी अफ्रीका हरा सकता है न्यूजीलैंड, हरा सकता है, वो भी अच्छी ठीक है जी। उसके बाद भारत और श्रीलंका का मैच है, तो भारत उसमें जीत जाएगा। अफगानिस्तान नेदरलैंड का मैच है, अफगानिस्तान जीत जाएगा वो, फिर पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान को ये जीतना है।
ठीक है, और ये ऐसा हुआ है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा सकता है, ठीक है, पहले हराया, बिल्कुल पहले हरा है, बिल्कुल हरा है। 1992 में भी ऐसा ही हुआ था। 1992 में न्यूजीलैंड की टीम नाकाबिले तस्खीर थी, भाई वर्ल्ड कप तो नहीं है ना, बाबर ने वर्ल्ड कप नहीं लेना, वो तो उसको पता है ना क्या पता है उसके साथ क्या होगा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, उसमें ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, ठीक है। भारत और जनूबी अफ्रीका का मैच है, उसमें भारत जीतेगा। श्रीलंका बांग्लादेश में श्रीलंका जीतेगा। ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला अफगानिस्तान, उसमें ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। इंग्लैंड का मुकाबला नीदरलैंड, उसमें इंग्लैंड जीतेगा। फिर न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मुकाबला है। ये है क्रूशल मैच, क्योंकि इसमें ज्यादा चांस है न्यूजीलैंड के जीतने का, लेकिन अगर इसमें श्रीलंका कोई हल्की नहीं है, लेकिन नहीं, ये बस छोड़ दें, बस इसमें गड़बड़ आ रही है, मैं इस पे बस तशवीश में मुब्तला हूँ। फिर जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच है, तो उसमें जनूबी अफ्रीका जीतेगा। बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया होगा, उसमें ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। फिर पाकिस्तान खेलेगा इंग्लैंड से, उसमें भी पाकिस्तान को जीतना है। तो इस तरीके से ये मैचेस के अगर रिजल्ट रहे और न्यूजीलैंड हारे और पाकिस्तान जीते तो बासानी हम पहुंच जाएंगे, बिल्कुल। ये क्या हंस क्यों रही है आप? ये है, होता है, ये कैलकुलेशन की जाती है भाई। मुझे वो बच्चा याद आ गया एक क्लास में, हाँ, बेचारे के हर सब्जेक्ट में तकरीबन मार्क्स बस या तो एवरेज होते थे या एक नंबर से पास होता था, या बहुत बुरा ऐसा रिपोर्ट कार्ड होता था जिसमें ना बस लाल ही होता था, लालो लाल। लेकिन एक सब्जेक्ट अब्बू के पूछने पर जोरदार तमाचे के बाद एक सब्जेक्ट में वो कहता था, अब्बू इसमें 99 तो लिए हैं। हाँ तो ठीक है, एक मैच में हम भी जीत जाएंगे, लेकिन अल्लाह करे श्रीलंका की जीत की हम दुआ करें कि श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे। या अल्लाह, सारी कॉम प्लीज, सारी कॉम मेरे साथ, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, नहीं मैं क्यों, मैं नहीं आया क्यों किसी के खिलाफ। या इलाही, या मेरे मालिक, तू रहीम व करीम है, तू कारसाज है, तू जो चाहे वो कर सकता है मेरे मौला। तूने आज से पहले भी हमें इसी तरह अगर मगर के खेल से ही जिताया है मेरे मालिक, और हमेशा अगर मगर का खेल होता है मेरे मौला। और हम चाहते हैं कि हमारी कौम को कोई खुशी मिले, और हम चाहते हैं कि हमारी जो हारती हुई टीम है उसके अंदर कोई जिंदगी आ जाए। नहीं तो ऐसा हमें खुशी नहीं मिल रही तो हम किसी और के दुख के लिए क्यों मांग रहे हैं? मेरे मौला हमें जिता दे और दूसरों को हरा दे, बस आमीन। आमीन कर लिया मैंने, बस ऐसे ही होता है भाई, ठीक है, यही है भाई, अब कोई चॉइस ही नहीं है, क्या करूँ मैं, क्या करें, क्या करूँ? आपने आमीन नहीं बोला, मेरा ज़मीर जागा हुआ है। वो तो मुझे नजर आ रहा है ज़मीर जागा हुआ आपका, लेकिन इस मामले में क्या ज़मीर जगाना? शाहीन आफरीदी 100 विकेटें लेने वाले कौमी फास्ट बॉलर बन गए हैं, तेज़ तरीन। उन्होंने फास्ट बॉलर्स की फहरिस्त में दुनिया के वो फास्टेस्ट बॉलर बन गए हैं। शाहीन शाह आफरीदी 100 विकेटें उन्होंने अपने कल के मैच में मुकम्मल की। 51वें मैच में उन्होंने 100 वनडे विकेटें मुकम्मल कर ली हैं। 51 होता है, अच्छा जी। और मिचेल स्टार्क वो उससे पहले टॉप फास्ट बॉलर थे जिन्होंने 100 विकेटें सबसे तेज तरीन ली थी। स्पिनर्स जो है वो उनसे आगे हैं वैसे। हाँ। जो फास्ट बॉलर्स में मिचेल स्टार्क जो है 52 मैचेस में उन्होंने 100 विकेटें मुकम्मल की थी। और तेज तरीन पाकिस्तानी जो है वो तो खैर वो बन ही गए हैं। वो मैं उस दिन ऑस्ट्रेलिया का मैच देख रही थी, मुझे उसमें वो स्टोइन जो है स्टोइनिस हाँ। उसका एटीट्यूड बड़ा वो लगा मुझे, भाई एक विकेट लेके ऐसी शक्ल बनाता। अच्छा, अगली दफा आप देखिएगा जब वो विकेट ले आपको मजा ना आया तो पैसे वापस आए, ऐसा एटीट्यूड वो दिखाता है कि जैसे बस दुनिया फतह कर ली है, घोड़े पे सवार आया था। अच्छा। और ठीक है भाई, एटीट्यूड होता है। अच्छा, पाकिस्तान के जो इससे पहले जो 100 विकेटें सबसे तेजी से हासिल की थी वो थे सकलैन मुश्ताक। उन्होंने 53 वनडे मैचेस में ये रिकॉर्ड बनाया था, 53 वनडे मैचेस में। और अच्छा, जो सबसे टॉप पर है वो कौन है? बड़े भाई मशहूर खिलाड़ी है, हो नाम लूंगा आप सब पहचान जाएंगे। वो खिलाड़ी जिसने सबसे तेज वनडे क्रिकेट में 100 विकेटें हासिल की हैं, सबसे तेज 42 मैचेस में उसने ये काम कर दिया। 51 में पहुंचा है ना ये शाहीन आफरीदी, 52 में मिचेल स्टार्क, वो 42 में ये काम कर चुका था। लेजेंडरी नेपाल का खिलाड़ी है संदेप लमेचा। संदेप लमेचा कोई जानता नहीं है उसको, कोई नहीं जानता, मैंने भी नाम नहीं सुना, कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता, लेकिन भाई 42 में उसने कर लिया। और राशिद, अच्छा, अफगानिस्तान के जो राशिद खान है उन्होंने 44 मैचेस में ये कारनामा। हाँ, वो भी बड़े तेज है वैसे, मैं आपको बताऊं राशिद भी बड़ा तेज बॉलर है उनका। जी, तो अब जो है वो ओवरऑल 3rd नंबर पे आ गए राशिद 100 विकेट लेने वालों में, और पाकिस्तान में टॉप पर है, और फास्ट बॉलर्स में टॉप पर। जी हाँ, और सही। अच्छा, कल जबरदस्त बैटिंग की बाबर आजम ने, कल बाबर आजम 9 रन बनाए उन्होंने पूरे। बाबर जो है वो भरपूर वो भी जान लगा रहा है अब, और लेकिन बाबर के खिलाफ पूरे 9 रन बनाए, पूरे 9 रन बनाए उसने पूरे। अच्छा,
नहीं होता है खैर है, होता है कितना होता है यार, कितना होता है, लेकिन देखिए परफॉर्मेंस और पर्सनल अटैक्स में डिफरेंस रखें। और ये हम तो कह ही रहे थे, हम तो अजीब सी, मैंने कौन सा कहा कि उसकी नहीं, आपको तो मैं नहीं कह रही थी, नहीं मैं आपको नहीं कह रही, मैं आपको बता रही हूँ कि एक और शख्स ने ये चीज नोट की है और उसको ये बात पसंद नहीं आई है, और वो चूंकि एक बहुत ही प्रोफेशनल माहौल से ताल्लुक रखता है तो उसकी बात हमें कम से कम सुन लेना चाहिए, कान धर लेने चाहिए। इंग्लैंड क्रिकेट टीम का साबिक कप्तान है माइकल वॉन, उन्होंने कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम पर होने वाली जो तनकीद है उस पर बड़ा नागवारी का इजहार किया है, और उन्होंने एक बयान में माइकल वॉन ने कहा है कि मुझे पसंद नहीं आ रहा जिस तरह से बाबर आजम की तहकीर हो रही है। बिल्कुल सही बात और बाबर जो है वो वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी है और दुनिया क्रिकेट के बेहतरीन बैटर हैं वो, और उन्होंने ये भी कहा कि कप्तानी से मुतालिक बातों को वर्ल्ड कप के बाद देखना चाहिए। ये दरमियान की जो चीज़ है ना, जो इन्होंने पिटारी खोल दी है खामखा, और वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन वर्ल्ड कप के दौरान बाबर आजम के खिलाफ जो तनाज़ात का सामने आना है वो बड़ा ही अफसोसनाक है। और सही है भाई, ये मुनासिब आदमी है, ये इसने ढंग की बात की है, उनको बड़ा बुरा मैं खुद बाबर आजम को सपोर्ट कर रहा हूँ। देखो कैप्टेंसी अगर नहीं कर पा रहा, बिल्कुल ये दो अलग अलग चीजें बनाया, आप कैप्टन बनाते हैं, आप कहते हैं भाई कैप्टेंसी नहीं कर सकता, बैट्समैन तो वो बड़ा जबरदस्त बैट्समैन है भाई, दुनिया मान रही है। बिल्कुल, और उसका दिल जो है वो अपने इदारे यानी कि पीसीबी और अपने जो फील्ड है उसने आकर अपनी टीम का माइंडसेट चेंज किया, उसके आने के बाद टीम जीतना शुरू हुई है, उसके आने के बाद एक मोरल बढ़ा है टीम का, ग्रुपिंग खत्म हुई, इत्तेहाद नजर आया, बिल्कुल उसने उसकी बैटिंग और उसकी माहौल से बिल्कुल एक परफॉर्मर आता है ना, हिल जाती है टीम और सामने वाले डरते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये माइकल वॉन, आई लाइक इट, गुड सर, शाबाश। तो एक तो ये बात हो गई, हमने इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है और हौसी बागियों ने मिसाइल हमलों की जिम्मेदारी खुलकर कबूल कर ली है। और यमनी हौसी बागियों की जो मुसल्लह अफवाज हैं उनके तर्जुमान जनरल याहिया सारी ने मंगल को इसराइल के खिलाफ बाकायदा जंग का ऐलान कर दिया। और जनरल याहिया सारी जो है वो दारुल हुकूमत सना से जारी एक बयान में कहा उन्होंने कि फ़लस्तीन के मकबूजा इलाके में सिहूनी दुश्मन के मुख्तलिफ जो अहदाफ हैं उन पर बड़ी तादाद में बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल्स जो हैं और बड़ी तादाद में ड्रोन्स दागे हैं हमने। Good. और उन्होंने कहा है कि ये ऑपरेशन फ़लस्तीन में हमारे मजलूम भाइयों की हिमायत में तीसरा ऑपरेशन है, ये पहला नहीं है। बाकी भी ममालिकों जाग जाओ, बिल्कुल जाग जाओ, ये तुम लोगों ने जो पटाखे बनाए हुए हैं ना, ये रखे हुए सिर्फ शब बारात पे चलाने के लिए नहीं होते, ये इसका कोई काम होता है। तो बिल्कुल ये सूरत हाल है। और यमनी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ने मजीद इस अज़म का इजहार किया कि जब तक इजराइल हुकूमत की जारियत बंद नहीं होती वो मिसाइलों और ड्रोन से मजीद हमले जारी रखेंगे। अच्छा, तो ये मतलब उन्होंने भाई शुरू कर दिया, बाकायदा तौर पे ऐलान जंग वहाँ से हो गया है और इसराइल के खिलाफ हो गया है। अच्छा, अब ये हूसी कौन है? ये वो हैं कि जिन्होंने 2014 से कब्जा करके रखा हुआ है यमन का जो दारुल हुकूमत है सना, वहां पर उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ। तो ये बेसिकली वहाँ की हुकूमत नहीं है लेकिन वहाँ पर भी जो एक तरीके से वहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है या जो हुकूमत के खिलाफ जो सारी मूवमेंट चल रही है, फड्डा चल रहा है, तो उसमें ये हुकूमत के ऑपोजिशन लोग हैं और इन्होंने कर दिया है आगाज। हुकूमत क्या करेगी, उन्होंने कहा भाई हम कर रहे हैं। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि अच्छा, इनके पास बेसिकली एक बरकान बैलिस्टिक मिसाइल है और ये जो बरकान बैलिस्टिक मिसाइल है ये ईरानी मिसाइल से इन्होंने इंस्पायर होकर बनाया है, उसकी तर्ज पर ये इन्होंने बनाया है और उन्होंने इस मिसाइल को इस्तेमाल किया है और उन्होंने कहा है कि जी ये जो मिसाइल है ये तकरीबन 1000 किलोमीटर तक इसकी जो रेंज है ये है और हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और इसराइली कह रहे हैं कि हमने इनका ड्रोन जो है वो रोका भी है। तो ये मामला जो है वो अब शुरू हो गया। अब ये कितना आगे बढ़ता है, कितने ममालिक इसमें इन्वॉल्व होते हैं, अगर प्रैक्टिकली स्पीकिंग बात की जाए तो मुसलमान ममालिक से कोई उम्मीद नहीं है, हाँ। सिवाय एक दो के। लेकिन जो ये है इन्होंने काम करके अपना यूँ कहें कि एक अपना पहला कदम उठा दिया है, अपना कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया है जिस उसूल पे ये भी खड़े हैं और इनको भी लगा कि भाई ये उनके साथ जाती हो रही है तो ये काम करना चाहिए। हाँ, इनका नारा हमेशा से एक बड़ा वो खतरनाक रहा है। उनका नारा है अल्लाह सबसे बड़ा है, अमेरिका की मौत, इसराइल की मौत, यहूदियों पर लानत और इस्लाम की फतह। ये बड़े खुल के नेक्स्ट लेवल है भाई, ये नेक्स्ट लेवल जा रहे हैं। अब देखते हैं कि ये करते क्या हैं। बिल्कुल बहुत ही। और ये बात जहन में रखें कि क्राइम से या जुर्म से नफरत करें, इंसान से नफरत ना करें। बिल्कुल भाई, उस इंसान को हमारे दीन इस्लाम में भी गुलामों के भी हुकूक रहे हैं, कैदियों के भी हुकूक रहे हैं, ये बात अपने जहन में रखें। बिल्कुल, जंग के कवानीन है पूरे, पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना, फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाना। तो ये सारे अहकामात हमें अपने दीन से मिलते हैं। जिस दीन के लिए अगर स्टैंड लिया हुआ है, हाँ, सबको नुकसान उस दीन के लिए अगर स्टैंड लिया हुआ है तो उसी दीन की फिर ये अहकामात भी आप लोगों ने फॉलो करने हैं। सो डू नॉट हेट पीपल, हीट द आइडियोलॉजी
अगर नफरती तक पहुंचना है और वो आइडियोलॉजी ज्यूज भी उसके खिलाफ है। हाँ, ज्यूज ने बहुत बड़ा मुजाहरा किया है अमेरिका में, जो कह रहे हैं नॉट इन आवर नेम, हमारे नाम पर ये काम ना करो। बिल्कुल जी, ठीक है जी। तो ये है सूरत हाल। बरतानिया लंदन में बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ। अच्छा, जूस उसमें भी बहुत भरपूर तरीके से शामिल थे, उन्होंने भी बड़े नारे वारे लगाए, उन्होंने कहा हमारे नाम पे ये काम नहीं। वहाँ पर तो फ्रांस में एक बाहिजाब खातून को उन्होंने मार दिया, फायरिंग कर दी पुलिस ने, वो डर गए उससे कि ये दहशतगर्द है जी। ये देखो, ये उनके जहनों में बसा हुआ है। उस बेचारी को मार दिया उन्होंने खौफजदा होकर। पेरिस में मेट्रो स्टेशन पर पुलिस ने एक बाहिजाब खातून को गोली मारी भाई। हाँ, और शदीद जख्मी हुई है, फिर वो अस्पताल उनको मुंतकिल किया गया है। और बाहिजाब खातून देखा, वो डर गए कि भाई ये दहशतगर्द हो गया। ये कैसी पुलिस है यार, किस तरह की पुलिस है ये, किस तरह के बेवकूफ़ लोग वहाँ पर रखे हुए उन्होंने कि भाईजाब खातून देखी तो उसको गोली मार दो। क्या ये लोग हैं भाई। अब बहरहाल अब वो कह रहे हैं कि जी हम डर गए, अपनी हिफाजत के लिए हमने ये काम किया था और हमें लगा कि ये कोई दहशत। हाँ, तो हिफाजत के लिए अगर वो मर जाती, हाँ एक जान जाया हो जाती। हम पुलिस हैं भाई, हमने कर दिया, ये झोला है बस। हाँ, जिसको जो जाहिलों से तो फिर नहीं आप डिबेट अल्लाह अकबर का नारा लगाया था, वो कह रहे हैं। अच्छा, तो अल्लाह अकबर का नारा लगा दो तो वो दहशतगर्द हो गया ना भाई, तो मार दो उसको। ये मामला हैं उनके। बहरहाल ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बहुत सारी बातें करनी है आपसे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। चीन के शहर हांगझू में एशियन पैरा गेम्स में पाकिस्तान की जानिब से 11 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। पैरा गेम्स के मुकाबले में पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी समेटी और इस कामयाबी का सेहरा सजता है हमारे कौमी एथलीट हैदर अली के सर। कौमी एथलीट हैदर अली ने एशियन पैरा गेम्स में मेंस डिस्कस थ्रो इवेंट में डिस्कस को 51.23 मीटर की दूरी पर फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। हैदर अली 2021 की पैरालंपिक्स में भी गोल्ड मेडल पाकिस्तान के नाम कर चुके हैं और पाकिस्तान की तारीख का पहला पैरालंपिक्स का सिल्वर मेडल भी इन्होंने अपना नाम किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने। हैदर अली को सदर पाकिस्तान की जानिब से 2021 में तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। आइए इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने इतना बड़ा एजाज़ हासिल किया। क्या कहेंगे इस अचीवमेंट के बारे में? जी खैर मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ तो अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया और मैंने अपने प्यारे मुल्क का नाम और झंडा पूरी दुनिया के आगे लहराया। ये एशियन पैरा गेम थी, चाइना हांगझू में हुई, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, ये कामयाबी जो है वो सारी कौम ज़ाहिर फ़ख्र करती है, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइएगा कि आप पैरा गेम्स में क्यों हैं, मतलब कौन सी ऐसी इशू है, कंडीशन है आपको कि वो आप पैरा गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जी ये बाय बर्थ ही मसला हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी मैंने इस चीज़ को अपने ऊपर हैवी नहीं होने दिया। और आप जानते हैं कि इंसान चाहे जैसा भी हो, किस तरह का भी हो, मेहनत एक ऐसी चीज़ है कि जो बंदा मेहनत करता है अल्लाह ताला मेहनत का सिला वो जरूर देता है। तो मेरी ये मेहनत ही है और अपने वालिदैन की दुआएं हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे कभी भी किसी मुकाम पे जिसाड़ या ऐसा नहीं कुछ होने दिया, ना खुद मैंने कभी ऐसा फील किया। तो ये मेहनत ही है मेरी, जो अल्लाह ताला ने मुझे मतलब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए ये सब मौके। सही। तो सेरेब्रल पैलिसी के बावजूद आप डिस्कस थ्रो की तरफ किस तरीके से आए? जी मुझे शुरू से स्पोर्ट्स का शौक था और जैसे मैंने कॉलेज में मतलब एडमिशन लिया तो वहाँ पर मुझे मौका मिला मतलब स्पोर्ट्स करने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेकर अब तक मैं यानी स्पोर्ट्स करता आ रहा हूँ। पाकिस्तान वापदा की तरफ से खेलने लग गया, अब पाकिस्तान वापदा की तरफ से, नेशनल पैरालंपिक कमेटी की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पाकिस्तान को। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा ये बताएं, कोई और स्पोर्ट्स भी हैं जिसमें आप इन्वॉल्व रहे हैं? नहीं जी बिल्कुल नहीं, पहले करता था मैं लॉन्ग जंप, लेकिन 7-8 साल पहले वो मैंने मतलब डिस्कस थ्रो ही कर रहा हूँ। सही। और डिस्कस थ्रो में जो आपके रिकॉर्ड्स हैं वो जरा जरूर बताइए हमारे नाज़रीन को। जी अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने 2 साल पहले टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता, ये इंडिविजुअल ओलंपिक्स और पैरालंपिक पाकिस्तान हिस्ट्री का पहला गोल्ड मेडल है और इसके अलावा आज तक कभी किसी ने ये मेडल नहीं जीता। तो उसके अलावा 2008 में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ब्रेक किया था, 4 साल जो मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने, आपको पता है कि एशियन गेम और पैरा एशियन गेम सेम वेन्यू सेम एवरीथिंग, जी जी जी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बाकी पूरी दुनिया में इक्वल है। एशियन गेम और पैरा एशियन गेम यानी ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स, इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल सहूलत, इक्वल एनवायरनमेंट, हर चीज़ इक्वल है।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एशियन गेम में आपको पता है कि हमारे 2 मेडल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पहले एशियन गेम में गोल्ड है, तो जो मेरा ही सिर्फ एक है, बाकी किसी और का नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अपनी ट्रेनिंग के बारे में भी बताएं कि आपकी ट्रेनिंग किस तरीके से होती है, कोच आपके कौन हैं? जी, ट्रेनिंग तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे मैं गुजरांवाला में रहता हूँ तो इधर एक भी टार्टन ग्राउंड नहीं है जहाँ पर मैं ट्रेनिंग कर सकूँ। अपनी मदद आपके तहत मैंने अपना वो पिच बनाई हुई है जहाँ से मैं ट्रेनिंग की थ्रो करता हूँ। और इसके अलावा पाकिस्तान वापडा है और ट्रिपल एफिशिएट है जो मुझे मतलब सपोर्ट करती है घर पे ऑफ सीजन, जिनकी वजह से मैं थोड़ी बहुत ये ट्रेनिंग कर पा रहा हूँ। तो बस ये मेहनत ही है सर, मेहनत की वजह से अल्लाह ताला का खास करम होता अच्छा, है। आपकी अपनी मेहनत तो है और जाहिर है अल्लाह मेहनत का फल जरूर देता है और सब्र का फल भी बड़ा देता है। आपको फैसिलिटीज के हवाले से हम चाहेंगे जरा हमारे नाजरीन को बताइए कि खास तौर पर आपकी गेम के हवाले से पाकिस्तान में क्या फैसिलिटीज है? जी, ऑफ सीजन तो समझ लें 0% फैसिलिटीज है। जब कहीं जाना होता है तो फाइनल कैंप लग जाता है महीना 2 महीने का, क्योंकि महीने 2 महीने में हमारी एथलेटिक्स नहीं होती, इसके लिए सालों साल चाहिए होते हैं। तो जैसे मेरी होम ग्राउंड है इधर गुजरांवाला में मैं रहता हूँ, तो यहाँ पर तो कोई ऐसी ग्राउंड है ही नहीं जहाँ पर मैं डिस्कस थ्रो कर सकूँ। यहाँ पर ज्यादा बच्चे क्रिकेट, फुटबॉल ये चीजें खेलते हैं, तो जब उन्होंने खेल के फारिग होकर घरों को जाना होता है तब मैं अपनी मजबूरी में, यानी समझ लें मार्च अप्रैल इन महीनों में मैं दिन 11 बजे 12 बजे जब बंदा धूप में 1 सेकंड नहीं खड़ा हो सकता, तो मैं अपनी मजबूरी से तो फिर मतलब ग्राउंडों में ट्रेनिंग करता हूँ सिर्फ अपने कंपटीशन के लिए, अपने मुल्क के लिए। हालांकि ऐसा मेरे लिए बहुत खतरनाक है इतनी धूप में इतनी गर्मी में ट्रेनिंग करना, लेकिन ग्राउंड सहूलतें ना होने के बावजूद ये सारा कुछ करना पड़ता है। देखिए, ये है सूरत हाल जो हमारे बाकी खेलों के जो खिलाड़ी हैं उनको फेस करना पड़ रही है। एक तरफ हम क्रिकेट की बात करते हैं, बाकियों की देख लें, ये सूरत हाल है। अच्छा, आप ट्रेनिंग खुद करते हैं, कोई कोच होता है आपके साथ? नहीं जी, बिल्कुल। नेशनल पैनल कमेटी का कोच है अकबर मुगल साहब, जो मेरे साथ राब्ते में रहते हैं और वो ही मुझे ट्रेनिंग के हवाले से बताते हैं और करवाते हैं। उसके अलावा वापडा के कोच हैं। सही। अच्छा, जब आप बाहर जाते हैं तो दूसरे ममालिक के साथ जब कंपैरिजन हो रहा होता है, क्या ऑब्जर्व करते हैं आप उनकी परफॉर्मेंस और ट्रेनिंग में क्या फ़र्क देखते हैं? सर, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सबसे पहले तो हमारी किट का ही सबसे ज़्यादा फ़र्क होता है कि उनके पास जो लेटेस्ट जिस पे आप थ्रो करते हैं स्पाइक्स होते हैं, लेटेस्ट किट्स होती हैं, तो हमारे पास तो वो ही चीज़ नहीं है। ना हमें कोई स्पोर्ट्स कोड देता है, ना हमारे पास होती है। आप देखें इवेंट में मैंने पहना क्या होगा, पाकिस्तान की शर्ट है और नीचे मेरे खुद का टाइट्स है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यही बड़ा दुख होता है कि हम किस मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मुल्क के लिए हमारी खातिर हमारे लिए कितने भी नहीं है, तो खुद परचेज करना पड़ती है, खुद ही अपने मुल्क के मोनो लगवाने पड़ते हैं। तो सबसे ज्यादा तकलीफ तो इसी बात की हो जाती है ना कि एक किट हाला मामूली सी चीज है। बिल्कुल। ना कोई ब्रांड हमें स्पॉन्सर करने को तैयार है, ना कोई स्पोर्ट्स बोर्ड हमें देने को तैयार है। तो जब हम मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, मुझे नहीं समझ के इतना मतलब हमारी चीजें इतने वसाइल किन के लिए है। तो मेरी आप परफॉर्मेंस देखें लास्ट 10 साल 15 साल की, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा मेडल मेरे पास है। ठीक है, मैंने पैरा ओलंपिक्स में मैंने पाकिस्तान से पहला गोल्ड मेडल जीता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किए हैं। अभी मैंने आपको पता है एशियन गेम पैरा एशियन गेम सेम वेन्यू सेम एवरीथिंग हुआ है, उसमें सिर्फ मेरा गोल्ड है। तो मुझे नहीं पता कि हमारे ब्रांड कहाँ रहते हैं, हमारे अदारे कहाँ हैं जिनको मैं नजर नहीं आता। बाकी जो थ्रेड जो मतलब जिन कुछ कर भी नहीं पा रहे, उनकी पब्लिसिटी भी ज्यादा है, उनके लिए स्पॉन्सरशिप भी ज्यादा है, उनके लिए सब कुछ ज्यादा है, और हमारे लिए पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। मुझे ये नहीं समझ आती कि मैं किसके लिए मतलब गोल्ड मेडल जीत रहा हूँ, मैं किस मुल्क के लिए कर रहा हूँ। जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए कितने स्पॉन्सर हैं और कितनी उनकी पब्लिसिटी है। भाई वाकई 100% सही बात की आपने। अच्छा, जब आप बोर्ड वालों से बात करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के हवाले से, तो फिर वो क्या कहते हैं, क्या जवाब देते हैं आपको, क्या इशू है? सर, वो तो ज्यादातर जो हमारी नेशनल पैरालंपिक कमेटी है मैनेजमेंट, वो ही डील उनको करती है। हम क्योंकि हम प्लेयरों को तो इजाजत नहीं होती कि मतलब इन कामों में आए, लेकिन बाद में नुकसान तो प्लेयरों का ही होता है ना। अगर प्लेयर ही ना जाएंगे या प्लेयरों को सहूलतें नहीं मिलेगी, खेलना तो प्लेयर नहीं है, किसी और ने तो नहीं खेलना। तो वो करती है बातें, पता नहीं उनको क्या जवाब मिलते हैं, लेकिन हमें जो चीजें मिलती हैं वो भी पता है, जो नहीं मिलती उसका भी हमें पता है, जो हमारे तक नहीं आती। आप तक नहीं आती है। बड़े इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। कोई सुन रहा हो तो उसको चाहिए कि थोड़ी सी शर्म कर ले। मिलता क्या ये बताएं बोर्ड की तरफ। सर, समझ ले कुछ भी नहीं मिलता। जैसे मैं अपने क्या बताऊं, हमारे देखें जो क्रिकेट है, जो कितने मुल्कों का वर्ल्ड कप होता है, मेरा 10-12 मुल्कों का वर्ल्ड कप होता है, हर बंदे को क्रिकेट की पड़ी है। और मैंने अभी 46 मुल्क में मैंने गोल्ड मेडल जीता है, यानी उनसे 4 गुना ज्यादा मुल्क थे मेरे साथ जिनके साथ मेरा कंपटीशन था। मैंने लास्ट टोक्यो पैरालंपिक्स में 190 प्लस कंट्रीज के थे जिनके साथ मेरा कंपटीशन था, मैंने वहां भी गोल्ड मेडल जीता है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप पे मुतमिन हूँ, अपनी परफॉर्मेंस पे मुतमिन हूँ। पाकिस्तान पता नहीं क्यों नहीं मुतमिन होता, उनको मतलब हम क्यों नहीं नजर आते। इतने मेडल हैं, इतने रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं, सारा कुछ है, लेकिन वो ही बात है कि मुझे समझ नहीं आती कि इससे ज्यादा परफॉर्मेंस क्या हो सकती है प्लेयर की। और क्या हो सकती है, वाकई आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा ये बताएं कि जाहिर है बहुत सारे ऐसे अखराजात होते हैं जो आप जेब से अपनी पूरी कर रहे हैं जब बोर्ड नहीं दे रहा, तो आपका जरिए मुआश क्या है? जी मैं पाकिस्तान वापडा का एम्प्लॉयर हूँ, फैस्को की तरफ से खेलता हूँ। उसके अलावा ट्रिपल एसोसिएट है जो मुझे सपोर्ट करती है और ऑफ सीजन, यानी जिनकी मदद से मैं ट्रेनिंग कर पा रहा हूँ। और आपको पता है कि ट्रेनिंग के लिए बहुत सारी चीजें मतलब दरकार होती है, तब जाके बंदा ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट कर पाता है। ये 2 इदारे हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। नेशनल पैनल कमेटी है जो मुझे प्लेटफॉर्म मुहैया करती है जिसमें जाकर मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हैदर अली साहब, आपने जो बातें की वो बिल्कुल सच बातें हैं, 100% सही बातें हैं आपकी। आप पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीतते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे लोग और जो इदारे हैं पाकिस्तान के वो कदर नहीं करते। ये कदर जो है ना ये बड़ी ज़रूरी है। हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करने वालों में शामिल हैं और हम इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे आपको। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर नज़र डालते हैं। हलचल तो बहुत सारी हो रही है और इस हलचल पर वो जो कहते हैं ना नन अदर देन जो हमारे पास तज्जियाकार मौजूद हैं जो कि बड़े ज़बरदस्त तज्जिए करती हैं, लिखती बड़ा अच्छा है, बड़े कॉलम इनके हलचल मचातों की जिंदगियों में और पाकिस्तान की सियासत का बड़ा ज़बरदस्त तज्जिया और तबसरा करती हैं। आसमा शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। तो सियासत पे बात कर लेंगे। पहले क्रिकेट मैं सोच के बैठी थी बिल्कुल कि आसमा साहिबा से हम क्रिकेट का पूछेंगे। सबसे पहले ये बताएं, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में जाहिर है हम सभी कारकर्दगी देख रहे हैं, अपना हिस्सा तो डाल रहे हैं वो लोग, लेकिन ये कर रहे हैं। हम भी देख रहे हैं। आपका ख्याल क्या है जो हमारी टीम की परफॉर्मेंस रही है उस पर? जी बहुत शुक्रिया शिफा, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया है। क्रिकेट की मैं बड़ी शौकीन हूँ और मुझे बड़ी पसंद है क्रिकेट और गेम के तौर पे भी, और बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, मायूसी थी, मगर कल पाकिस्तान ने कमबैक किया है। चलें देर आए दुरुस्त आए। तब असल मसला पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ ये है कि इनकी ये बहुत अच्छी गेम करते हैं, बहुत अच्छा खेलती है हमारी टीम, लेकिन अंडर प्रेशर आ जाती है। इनका साइकोलॉजिकल जो है ना, इनको ट्रीटमेंट इनको चाहिए, यानी मेरा मतलब ये है कि इनको नफसियाती तौर पर बावर कराने की ज़रूरत है कि आप खेल सकते हैं, इंडिया के साथ भी खेल सकते हैं, इंडिया के अंदर भी खेल सकते हैं। तो मेरा ख्याल है वो प्रेशर से निकालने के लिए क्रिकेट बोर्ड को ख़ास करके इंडिया के हवाले से इंडिया के ख़िलाफ़ बहुत ज़रूरत है कि इन पे मेहनत की जाए और इनको ये बावर कराया जाए कि आप अच्छी टीमों में से हैं और आप हर जगह खेल सकते हैं। बहुत प्रेशर है टीम के ऊपर, ज़ाहिर है कि एक बड़ा हॉस्टाइल क्राउड है, एक इन्वायरमेंट हॉस्टाइल है। हर तरफ से आप देखें कि जिस तरह से पाकिस्तान के साथ ऐसे खेला जा रहा है, अफ़गानिस्तान है तो वो लड़ाई के तौर पे खेल रही है, बांग्लादेश है तो वो इस तरह से, इंडिया है तो वो उसने ऐसे खेला है जैसे पता नहीं कोई जंग जीत रहे हैं। तो प्रेशर बहुत है, इसमें कोई शक नहीं। टीम भी बहुत अच्छी है, लेकिन सिर्फ उनको ये एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कर रहे हैं और अंडर प्रेशर। टोटली एग्री। अच्छा, अब जो एक तो कमबैक पाकिस्तानी टीम का है, एक नवाज शरीफ साहब का कमबैक हुआ है मुल्क में, तो वो कमबैक आपको क्या लगता है उसने सियासत को नुकसान पहुंचाया है नवाज शरीफ साहब की? देखिए नवाज शरीफ साहब जिस तरह से मुल्क में वापस आए हैं, ये कोई अच्छे तरीके से ज़ाहिर है कि नहीं आए। और अगर आपने कल देखा हो तो कोर्ट ने ये कहा है कि उनको पहले सरेंडर करना चाहिए था, या उनका बेहतर होता कि वो सरेंडर करते। ये अलग बात है कि कोर्ट ने पहले जो है उनको रिलीफ दिया, उनको हिफाजती ज़मानत दी, जिसकी के बकौल अदालत के प्रेसिडेंट मौजूद थी, लेकिन इसका तासुर अच्छा नहीं गया। और लेकिन इसके बावजूद नवाज शरीफ का वापस आना पाकिस्तान की सियासत के लिए जो है वो एक बेहतर चीज़ है। ये अलग बात है कि 2018 में मामलात और थे। 2018 में नवाज शरीफ साहब जो थे वो जेल में थे, उनके ऊपर पाबंदियाँ थीं, वो इलेक्शन उस तरह से नहीं लड़ सकते थे, वो पार्टी के लिए अहलियत के नाअहल थे बतौर सदर अपनी जमात के। और अब उसी तरह की पाबंदियाँ, उसी तरह की चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के ऊपर भी नज़र आती हैं, या उनकी पार्टी के लिए भी उस तरह की कोई फिजिबल इन्वायरमेंट नहीं है। तो ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन नवाज शरीफ साहब बेहतर होता कि वो आते, अपने आप को कोर्ट के सामने
पहले सरेंडर करते, उसके बाद वो पॉलिटिक्स का आगाज़ करते, एक अच्छा मैसेज आता कि ये तासुर जो है ये ज़ायल होता कि डील के ज़रिए से आए हैं। और अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं ख्याल कि PTI PMLN जो है वो इस तासुर को ज़ायल भी करना चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है या कोई जो ताकतें हैं वो उनके साथ नहीं है। तो बेहतर यही होता कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सरेंडर करते कोर्ट के सामने और फिर उसके बाद जो है वो अपनी सियासत का आगाज़ करते। बिल्कुल ये होगा नहीं, तासुर होगा नहीं, मुश्किल है। अब अच्छा, अब जब वो आ गए हैं वापस तो आपको क्या मुस्तकबिल नजर आता है नवाज शरीफ साहब का? वजीर आजम बनना नजर आ रहा है आपको? और किस किस्म की हुकूमत होगी उनकी? बैसाखियों वाली होगी जिसको कंट्रोल आराम से किया जाएगा, लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होंगी? और फिर ये नाअहली का क्या होगा? ये भी बड़ा अहम सवाल है। देखिए, हमारे यहाँ बड़ी दिलचस्प एक तारीख़ रही है और आपको बखूबी इस बात का इल्म होगा कि हमेशा पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत जो है वो बैसाखियों के ज़रिए से ही आई है। बल्कि मेरा तो यही ख्याल है कि हम दो मार्शल लॉ के दरमियान के जो मुख्तसर सा अरसा होता है उसको जमहूरियत समझ लेते हैं। वो जमहूरियत नहीं होती। हमने एक हाइब्रिड रिजीम जो है वो एक्सपीरियंस किया है, हम हाइब्रिड प्लस में से गुजर रहे हैं। पता नहीं जो अगला दौर होगा वो भी इसी तरह का दौर होगा। तो जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर कभी ना आई है ना आने दी गई है। ये एक बड़ा एक सच है जो कि हमें बोलना चाहिए, हमारे इदारों को बोलना चाहिए, हमारी जो ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको बोलना चाहिए, हमारे पूरे मुल्क को मिल के इस बात को सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ कब कब जमहूरियत आई, कब कब जो है वो हुकूमतें सहारों के बगैर नहीं बनी, कब जो है वो बैसाखियों के साथ बनी। मसलन मैं आपको भी बता रही थी कि 2018 के अंदर क्या हुआ था। एक पार्टी के ऊपर उनके लोग जो थे वो गिरफ्तार हो रहे थे, वो अंदर जा रहे थे, उनको जेल में बंद किया जा रहा था, उनके ऊपर केसेस थे, उनको नाअहल किया जा रहा था। ये सब चीज़ें हमने देखी हैं। और अब उसी तरह के मामला जो है वो दूसरी पार्टी के अंदर है। ये अलग बात है, उस वक्त एहतसाब का मामला था, अब जो है वो मामला और हैं। और 9 मई के बाद पाकिस्तान की सियासत जो है वो यकसर तब्दील हुई है। किसी के पास कोई भी लॉजिक नहीं है कि वो डिफेंड कर सके, ख़ास करके जो पॉलिटिकल क्लास है, कि जो 9 मई को हुआ वो दुरुस्त हुआ। वो यकीनी तौर पर बहुत गलत हुआ है और इसने पाकिस्तान की जो सियासी क्लास है, जो सियासी एक तबका है जिसमें कि PTI भी मौजूद है, उसको दीवार के साथ लगा दिया है। इस चीज़ की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक दायरे का सफ़र है और ये दायरों का सफ़र इसी तरह से चलता रहेगा। खुदा न खास्ता यही सबसे बड़ा इस वक्त बड़ा आपने अच्छा लजी यूज़ की, दायरों का सफ़र ही है। वाकई हमजद इस्लाम हमजद याद आ गया मुझे। अच्छा, अब जो टेक्निकली अगर हम बात करें तो मुझे क्यों निकाला का बयानिया वही बयानिया था जो चेयरमैन PTI ने बनाया। तो इन सबको मिलकर साथ काम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हर एक के साथ यही होता है और हर एक का मामला यही रहा है। तो वो मतलब चलो PTI वाले तो नए थे लेकिन उनको पता कुछ नहीं था ना। मतलब ऐसा तो नहीं था कि किसी को कुछ पता नहीं था। देखिए, इमरान खान साहब ने जो नैरेटिव बनाया है वो उस वक्त बनाया है जब पानी सर से गुजर गया। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी से इक़्तिदार में आए, ये एक खुला सच है। और इसके ऊपर बहुत सारे लोग, हो सकता है बहुत से लोगों को इख्तलाफ हो इस बात का, लेकिन एक सफ़े की हुकूमत बहरहाल बनी थी। इमरान खान साहब जब तक इक़्तिदार में रहे उन्होंने पूरी तरह से इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल किया, इस्टेब्लिशमेंट का फ़ायदा उठाया। लेकिन जब इस्टेब्लिशमेंट ने या वो ख़ुद इक़्तिदार से हटे तो उसके बाद इस इमरान खान साहब को जमहूरियत भी याद आई, उनको आइन की सरबुलंदी भी याद आई, उनको सिविलियन बालादस्ती भी याद आई। मगर इस बात की क्या गारंटी है कि कल दोबारा वो इक़्तिदार में आ गए तो फिर वो उसी तरह नहीं करेंगे जिस तरह से पहले किया जाता रहा। पहले और इस बात की क्या गारंटी है कि नवाज शरीफ साहब या PMLN जो कल सिविलियन बालादस्ती की बात कर रही थी, अब जब वो इक़्तिदार में पिछले 16 महीने रही तो कौन सी सिविलियन बालादस्ती थी या कौन सी वोट को इज्जत दो का नैरेटिव जो था वो हमारे सामने आया। और इस बात की क्या गारंटी है कि नवाज शरीफ साहब अगर वापस आते हैं इक़्तिदार के अंदर तो वो फिर वोट को इज्जत दो की बात करेंगे या नहीं करेंगे। तो हमें, मेरा ख्याल है, सियासतदानों को अपने मफादात के लिए सियासत नहीं करनी चाहिए। उनको जो बाउंड्रीज़ पाकिस्तान के आइन ने दी हैं और वो बाउंड्रीज़ अगर पहले दिन से उनकी हिफाजत की जाती और कोई जो है वो बाकायदा वोट की ताकत के साथ आएगा तो फिर मेरा ख्याल है कि वो ये बात कर सकते थे या कर सकते हैं कि बयानिया जो है वो पाकिस्तान के अवाम का हो, वो पाकिस्तान के लोगों का हो, वो जमहूरियत का हो, आइन का हो और बालादस्ती, आइन की बालादस्ती का हो। मुश्किल मामला है ये।
बिल्कुल, लेकिन बैठना चाहिए था, बहरहाल सबको बैठना चाहिए था। अच्छा ये बताएं कि जो गुज़िश्ता कुछ दिनों में इंटरव्यूज देखे गए, क्या ये दुरुस्त होगा कहना कि पाकिस्तानी मीडिया ने इस बार हथियार डाल दिए? क्योंकि हमने ये देखा है कि पाकिस्तानी मीडिया फाइट बैक किया करता था। मीडिया ने जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर जनरल मुशर्रफ के सामने जो है वो हथियार नहीं डाले, मार्शल लॉ के सामने हथियार नहीं डाले। उससे पहले आप देखिए जनरल ज़ियाउल-हक के ख़िलाफ़ जो है वो कोड़े खाए हैं मगर हथियार नहीं डाले। इसी तरह से जनरल मुशर्रफ में तो हमने पाबंदियाँ बर्दाश्त की, उनके दौर में हमने हथियार नहीं डाले। फिर बीच में जो थोड़ी थोड़ी स्पेस मिलती रही, उन अदवार के अंदर भी मीडिया कभी आज़ाद नहीं हुआ। मीडिया इमरान खान साहब के ज़माने में भी आज़ाद नहीं था। मीडिया के ऊपर उस वक्त भी पाबंदियाँ थीं, उस वक्त भी सहाफ़ी अगवा होते थे। और अगर आप रेटिंग्स देखें, जो इंटरनेशनल रेटिंग्स हैं, तो पाकिस्तान ने तनज़्ज़ुली के तमाम दर्जे थे वो आप देखिए अबूर कर लिए थे। हाईएस्ट जो थी वो तनज़्ज़ुली इमरान खान साहब के दौर में थी, आज़ादी इज़हार राय की। हम ये तसव्वुर करते थे कि वो आएंगे तो ज़ाहिर है कि सूरत हाल सहाफ़ियों के लिए बेहतर होगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद के हालात भी बदले नहीं हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। अगर हम कहें कि आइडियल इन्वायरमेंट है, बिल्कुल भी नहीं है, और इसको इम्प्रूव होना चाहिए। मीडिया वो आँख और कान होता है माशरे के, वो ज़ुबान होता है माशरे की। अगर आप उसको दबाएंगे तो आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे? तो बिल्कुल फ़ाइट बैक कर रहा है मीडिया और करता रहेगा। कल भी इन्वायरमेंट अच्छी नहीं थी मीडिया के लिए, आज भी साजगार नहीं है। हर दौर हमारे लिए एक इब्तला का दौर रहा है, और सच कहने वालों के लिए हमेशा इब्तला का दौर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हथियार डाल दें। हथियार नहीं डालें और ना ही डाले जाएंगे। और इसी तरह से दीगर जो भी शिकायत है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और फ़ाइट बैक करता है मीडिया और करता रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, बिल्कुल। अब आपको क्या लग रहा है, ये पॉलिटिकली कोई आपको लग रहा है कि ग्रैंड डायलॉग कोई माहौल बनेगा? मौलाना पीटीआई वो मुलाकात भी सामने आ रही है, मतलब कुछ हो सकता है? मुझे नहीं लगता इस वक्त कोई ग्रैंड डायलॉग का माहौल है। एक आगाज़, एक यानी जिसे कहना चाहिए पिच तैयार की जा सकती है, और क्रिकेट का मौसम है इसलिए मैं पिच की बात कर रही हूँ। अच्छा, सियासी जमातों को भी इस वक्त एक पिच करनी चाहिए तैयार। बहरहाल तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, उनके जो लोग हैं वो पाकिस्तान के अवाम उनको पसंद करते हैं, उनके वोटर्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, करोड़ों वोटर्स हैं। उनको आप समंदर में नहीं फेंक सकते, उनको आप हिमालय से नहीं गिरा सकते। इंगेजमेंट जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। हाँ, जो लोग सियासत पे यकीन रखते हैं उनके साथ इंगेजमेंट होनी चाहिए, जो तशद्दुद पे यकीन रखते हैं उनके साथ बिल्कुल इंगेजमेंट नहीं होनी चाहिए। और ये फ़ैसला करना है पाकिस्तान की सियासी जमातों को कि अगर आगे बढ़ना है तो ये जो इंतकाम का रवैया है, ये जो बातचीत का और मुज़ाकरात का वो उसको तर्क करना चाहिए और मुज़ाकरात को शुरू करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इंतखाबात के बाद एक इन्वायरमेंट नज़र आती है डायलॉग की, और डायलॉग की ज़रूरत है। सिविलियन बालादस्ती के लिए डायलॉग की ज़रूरत है, मुआशी खुशहाली के लिए डायलॉग की ज़रूरत है, और पाकिस्तान के अवाम को उनके हुकूक देने के लिए डायलॉग की ज़रूरत है। सही। अच्छा, अब अगर हम बात करें, चूंकि आपने चेयरमैन पीटीआई का भी जिक्र किया है कि वो भी एक ताकत है और ज़ाहिर है लोग उनके साथ खड़े हैं, उनका क्या मुस्तकबिल आपको वैसे नज़र आ रहा है? साइफर में लंबी कैद है, या मुल्क बदरी कराई जाएगी, या जेल में ही रहेंगे? हाँ, कोई ज्योतिषी कोई देखिए मैं कोई बहुत मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ कि इस मामले के ऊपर को बता सकूँ कि उनका क्या मुस्तकबिल है इमरान खान साहब का। लेकिन इमरान खान साहब के ऊपर जिस तरह के केसेस हैं, जाहिर है कि वो करप्शन के केसेस सिवाय तोशाखाना के और केस या अलकादिर ट्रस्ट केस के, उससे ज़्यादा मजबूत केसेस जो हैं वो साइफर के मामले के ऊपर है। ये दोनों भी बहुत मजबूत केस हैं, तोशाखाना का भी और अलकादिर ट्रस्ट वाला भी। लेकिन जो साइफर वाला मामला है या उसके साथ 9 मई वाले वाक़यात हैं, ये बहुत संजीदा केसेस हैं। तो मैं नहीं कह सकती कि उनका सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में आप किसी को भी माइनस नहीं कर सकते, और जब तक अवाम नहीं चाहते तो ये हमारे यहाँ पॉलिटिक्स होती रही है कि फलाने को माइनस कर दो, फलाने को माइनस कर दो, लेकिन वो प्लस होके वापस आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो उनका कोई फ्यूचर नहीं है सियासत में, लेकिन देखना होगा कि ये जो केसेस हैं इनका नतीजा क्या निकलता है, और ये केसेस जो हैं किस रुख बैठेंगे इंतखाबात से पहले। लगता ऐसे है कि इसका फ़ैसला होगा। सही। तो और पीपल्स पार्टी को आप कहाँ खड़ा हुआ देख रही हैं? वो तो बड़ी टेंशन में नवाज शरीफ साहब की आनियाँ जानियाँ देखकर।
देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड का एक उनको शिकवा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नहीं मिल रही। इसी तरह का शिकवा पीटीआई को भी है, इसी तरह का शिकवा जेयूआईएफ को भी है, इसी तरह का शिकवा जो है वो बीएनपी मैंगल को भी है। तो बहुत सारी सियासी जमातें जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही हैं कि उनको नहीं मिल रहा। तो पीपल्स पार्टी के पास जो उनको पंजाब में आने का एक स्कोप था वो शायद उनको माइनस होता नज़र आता है पीएमएलएन की और इस्तेकाम पार्टी के वजह से। तो उनके शिकवे इस मामले के ऊपर हैं। शायद उनका शिकवा ये हो कि उनको आईपीपी के अंदर जो शेयर है वो जो आईपीपी को मिला है वो उनको मिलना चाहिए था, या इलेक्टेबल्स की जो गेम है उसके अंदर सबको पता है कि इलेक्टेबल्स जो होते हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं और वो किस तरफ देखते हैं। तो पीपल्स पार्टी को ये शिकवा ज़रूर है और पीपल्स पार्टी लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के साथ सियासी मामलात के ऊपर एक सफ़े पे नज़र आए, और अगर ये नहीं हुआ तो एक जेन्युइन अपोजिशन के तौर पर वो अपने आप को प्लेस कर चुकी है पॉलिटिक्स के अंदर, और इलेक्शंस के बाद भी हो सकता है कि वो अपने आप को इक़्तिदार की बजाय वहीं पे प्लेस करे। तो ये बहुत अहम होगा अगले चंद दिनों के अंदर। जैसे कल आपने देखा जाम कमाल की मुलाकात हुई है, और आपको याद होगा कि जाम कमाल जो है इससे पहले उन्होंने जो है वो मुलाकात की थी पीपल्स पार्टी से, जरदारी साहब से, उसके बाद फिर वो पीएमएलएन से मिले थे और फिर पीएमएलएन के साथ अब दोबारा वो पीपल्स पार्टी के पास गए। तो इसका मतलब ये कि पीपल्स पार्टी बहुत खामोशी के साथ जो है वो इस मामले को देख रही है और अपने आप को प्लेस करना चाह रही है, और वो बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के ज़रिए से भी प्लेस कर सकती है, और आने वाले दिनों में साउथ पंजाब के अंदर भी उनकी जो एक्टिविटी है वो नज़र आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि हेल्दी अपोजिशन की गुंजाइश मौजूद है, और अगर पीटीआई जिसके कि बहुत सारे लोग तितर बितर हो चुके हैं, अगर वो अपने आप को एक मुनज़्ज़म अंदाज में एक पार्टी के तौर पर पाकिस्तान की सियासत में एक्टिवेट या एक्टिव नहीं रख सकती, तो एक जेन्युइन अपोजिशन की ज़रूरत है, और पीपल्स पार्टी उसको रिप्लेस करने की तैयारियों में लगती है। सही है, हाँ लगती है। अच्छा, लेकिन इंतखाबात, वही मेन क्वेश्चन, कमिंग बैक टू स्क्वायर वन, इंतखाबात कब देख रही हैं आप? और नताइज, मतलब नताइज इस बार कैसे होंगे? वही शोर शराबा होगा, शोर मचाएंगे सारे, या मान जाएंगे आराम से कि बस जो भी हुआ अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, आगे बढ़ो भाई? पाकिस्तान के अंदर कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो हुआ, और उसके बाद के नताइज आपने देखे हैं। तो मुझे डर है कि ये इसी तरह से ना चलता रहे, और जाहिर है कि इलेक्शंस के बाद फिर अगर दोबारा से उसी तरह के इल्ज़ामात लगते हैं जो कि 2018 के इलेक्शंस के बाद थे, या उसी तरह के इल्ज़ामात जो कि 2013 के इलेक्शंस के बाद थे जब पीटीआई ने 35 पंक्चर्स की बात की थी, तो फिर तो इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। एक उम्मीद सी है कि सबको एक जैसी गुंजाइश मिले, तहरीक इंसाफ को भी एक्सेप्ट किया जाए पॉलिटिकल रियलिटी के तौर पे, और पीपल्स पार्टी को भी जगह मिले, और पीएमएलएन भी अपनी सियासत करे लेकिन जेन्युइन सियासत करे। तो फिर मेरा ख्याल है कि चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ सकती हैं और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। क्यों जी, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम आपका। आसमा शिराजी साहबा हमारे साथ मौजूद थी, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, सियासी सूरत हाल पर तबसरा कर रहे थे। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ ख्वाबों की बात करेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। कुछ ख्वाबों की बात करते हैं। कभी ख्वाब देखे आपने? सियासी ख्वाब नहीं, जिंदगी में नॉर्मली जो नींद में ख्वाब देखता है इंसान भाई। अच्छा। हाँ, आप तो उधर ही एक ही जगह पे अटक गए हैं। नहीं, सियासी ख्वाब बहुत लोग देख रहे हैं ना, हर कोई आजकल पाकिस्तान में सियासी ख्वाब देख रहा है, इसलिए मुझे लगा कि सियासी ख्वाबों की सबको वजीर आजम बनना है भाई, सबको काबीना में कोई शामिल होना सियासी है। ख्वाब देख रहा है, कोई क्रिकेट के ख्वाब देख रहा है। हम बात करते हैं भाई जो नींद में हम ख्वाब देखते हैं उसके हवाले से। नींद के जो ख्वाब होते हैं उसके हवाले से एक रिसर्च सामने आई है, और इसमें ये सामने आया कि दुनिया में लोग ख्वाब में सबसे ज्यादा जिस चीज को देखते हैं वो सांप है। हाँ बिल्कुल, ये है भाई, इसमें ये रिसर्च आई है। अच्छा, अब आप भी अपने ख्वाबों का जिक्र कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर चला दें भाई स्क्रीन पर हमारा, ताकि लोग कॉल करें और बताएं कि उन्होंने ख्वाबों में क्या क्या देखा। और कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं आपको जो फ्रीक्वेंटली भी आते हैं, आपकी तबीयत खराब हो, या वो मतलब बार बार आपको बुखार होगा या कुछ होगी प्रॉब्लम, कोई सिचुएशन ऐसी होगी तो आप बार बार एक ही किस्म का ख्वाब देखेंगे, कहीं आप फंसे हुए हैं या कुछ इस तरह का। तो हमें वो भी एक्सपीरियंसेस बताइएगा कि आपकी कोई ऐसे ख्वाब है जो फ्रीक्वेंट हो। बिल्कुल, इस पर हम बात करते हैं जी, और हमारे साथ मौजूद हैं जी मुफ्ती हक बगदादी साहब। उनसे हम जानेंगे कि ये ख्वाबों के हवाले से दीन क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम।
अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ज़रा ये जो ख्वाबों के हवाले से दीन हमारा क्या कहता है उस पर थोड़ी सी अगर आप रोशनी डाल लें, फिर उसके बाद हम इस पर आते हैं कि भाई ये ख्वाबों में नज़र क्या आता है लोगों को। जी जी माशाल्लाह। वैसे तो आपकी जो गुफ्तगू चल रही थी वो मैं सुन रहा था और उससे मुझे यही अंदाज़ा हो रहा था कि आज जो आपने ये टॉपिक रखा है तो आज तो है ही ख्वाबों की दुनिया है और हर कोई ख्वाबों में ही ज़िंदा रह रहा है। हाँ। और हक़ाइक़ से बहुत कम चीज़ों का ताल्लुक़ है। तो बहरहाल क्योंकि ख्वाब देखे जाते हैं, अब उसका साइंटिफिक मेडिकली उसका क्या तरीक़ाकार है तो उसके ऊपर तो चलें आप किसी जो टेक्निकल होगा उसका व्यूज़ उसमें ले लीजिएगा। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ मेरे पास मालूमात हैं वो मैं शेयर कर देता हूँ ताकि ख्वाब देखने वालों को इस बात का अंदाज़ा हो कि असल में ख्वाब है क्या और फिर इन ख्वाबों की ताबीरात कैसे हो सकती हैं। तो पहली बात तो ये है कि ख्वाब एक हकीकत है और बिल्कुल इसका हकीकत से ही ताल्लुक़ है और इसके बारे में कुरान पाक के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया वल आखिरा, कि वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया तो उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी अल्लाह ताला की तरफ से बिशारतें हैं, खुशखबरियाँ हैं। तो मुफस्सिरीन कराम ने जो बशारत की जो तफसीर की है वो ख्वाब की है, अच्छे ख्वाब। तो गोया कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अच्छे ख्वाब ये हमारी हकीकत का एक हिस्सा है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है, आपने फरमाया कि जो ख्वाब है ये नबूवत का 46वां हिस्सा है। यानी अगर आप नबूवत को 46 पोर्शंस में तकसीम करें तो उसका एक पोर्शन सच्चे ख्वाब हैं, अच्छे ख्वाब, बिशारतें। अब इसके दो तरीके होते हैं। सही। अगर ख्वाबों को हम ले लें कि ये हैं कितनी किस्म के, क्योंकि आजकल हमारा बड़ा मसला यही होता है ना कि हम हर किस्म का ख्वाब देखते हैं और हम चाहते हैं कि बस वो ख्वाब वैसे ही हो जाए जैसे हमने देखा है या वो वैसे ना हो जिस तरह हम चाहते हैं, अगर वो बुरा है। तो इसलिए इसको तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है ख्वाब को। एक वो कहते हैं कि इंसान का जो अपना नफ्स है उसके मुंतशिरुल ख्याली, जो उसके बिखरे हुए अफकार जो पूरे दिन में वो वर्किंग करता है और परेशान रहता है, ऐसी सूरत में उसके जो जहन में चीज़ें फंसी हुई होती हैं वो ख्वाब की सूरत में रात को वो चीज़ें रिपीट कर रहा होता है और वो उसको नज़र आती हैं। तो एक ये ख्वाब की किस्म है और एक ख्वाब की जो किस्म है वो है शैतानी वसवसे, क्योंकि जिस तरह कहते हैं कि शैतान ज़ाहिर में इंसान को आकर वर्गलाता है, ऐसे ही वो ख्वाब में भी इंसान को वर्गलाता है और उसको वसवसे डालता है और उसको परेशान करता है। तो ये जो दो पहली किस्म के ख्वाब हैं, इन दोनों किस्म की कोई ताबीर नहीं है। और तीसरा ख्वाब जिसके बारे में मैंने अर्ज़ किया कि जिसको मुफस्सिरीन इकराम कहते हैं कि बशारतें होती हैं, तो जो अच्छे ख्वाब हैं उनकी बाकायदा ताबीर भी है और उनकी ताबीर पूछनी भी चाहिए। अब इसमें मैं थोड़ा सा एक गुजारिश कर दूंगा, ठीक है, कि जो ये दो पहले पोर्शन हैं ख्वाब के, ये बड़े क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो ताबीरात तो चलें लोग पूछते रहेंगे जिस तरह आपने फरमाया था, तो ताबीरात के लिए किताबें भी हैं, उलमाए इकराम भी हैं जो इसके स्पेशलिस्ट लोग होंगे, तो उनसे हर आदमी अपने ख्वाब के बारे में पूछ सकता है। लेकिन मैं यहाँ एक कॉमन उसकी बात बता देता हूँ कि जो दो किस्म के बुरे ख्वाब का हमने तज़किरा किया, इसके बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सबसे पहली बात तो ये है कि जब ऐसे बुरे ख्वाब आपको आएँ जो डरावने ख्वाब हैं और जिनको देखकर आप डर जाते हैं, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आप जो ही बेदार होते हैं तो बेदार होने के बाद आपने अपनी बाएं साइड पर 3 मरतबा तुफ तुफ तुफ, यानी ये अल्फाज नहीं है लेकिन जैसे होता है ना बंदा सांस निकालता है या जैसे दम करता है तो आवाज़ आती है, तो ऐसे करके 3 मरतबा ये करना है। ये हदीस पाक है। ये 3 मरतबा करने के बाद
जी। आप अलैहिस्सलाम की रिवायत भी है और जो आगे भी बयान हुआ कि जिस करवट पर ख्वाब आ रहा था, यानी जैसे वो लेटा हुआ था, वो उस पोजीशन को चेंज कर दे। और फिर इससे अगली जो बात थी वो ये थी कि हदीस पाक के अंदर इन बुरे ख्वाबों से बचने के लिए आप अलैहिस्सलाम ने कुछ हमें दुआएं सिखा दी, और वो बड़ी मुख्तसर सी दुआ है जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया। दुआओं की तरफ हम आते हैं, ये पढ़ा जाए। जब एक मिनट आपको रोकूं, मैं चाहूंगा इस दुआ का आप जरूर हमें बताइएगा, ये बड़ा अहम कॉलर, लेकिन पर हम गुफ्तगू करेंगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हमें दुआ बताई। जी, याहिया साहब है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बड़े मैं मुखलाने की माजरत चाहता हूँ, बात करें तो मेरे एक सवाल का जवाब तो इन्होंने खुद ही दे ही दिया, लेकिन मैं एक तो आपके प्रोग्राम के हवाले से शिफा ये एक बात जरूर करना चाहूंगा कि मैं मुख्तलिफ चैनल्स में फोन करता हूँ सिर्फ इसलिए कि आपको ये यानी आपको वो करने के लिए कि आप लोग के प्रोग्राम के अंदर खुसूसियत ये है कि आप इंटरनेशनल अफेयर्स को बहुत जबरदस्त कवर करते हैं और काउंटर प्रोपेगेंडा का जवाब देने की सलाहियत रखते हैं जो कोई चैनल नहीं करता, और आपकी वर्किंग स्ट्रांग है। आई नोट इट। अच्छा, सवाल मेरा सिर्फ ये है कि देखिए ये मुझे बताया डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि मुझे ये बताया जाए कि भाई देख ख्वाब जो आते हैं पहले तो एक इंटरप्रेट करने वाले लोग होते थे, मखसूस लोग होते थे, जानते थे लोग उनको, लेकिन अब जो है ना लोग गुमराह भी हो जाते हैं। अब जब किसी आप ऐसे अनऑथेंटिक आदमी के सामने जानते हैं तो वो अपना खेल खेलने के लिए आपको बरगलाता है कि अपनी सास के बारे में, बहू के बारे में, किसी बारे में वो अपने ख्वाब पूरे कर रहा होता है, वो अपने ख्वाब पे। तो हमें एक ऑथेंटिसिटी जिसे हम कैसे पता चलेगा, क्योंकि एक स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, नाम होता है, वो कैसे कौन लोग हैं, वो कहाँ से तलाश करें हम? बगदादी साहब, कौन लोग होते हैं जिनसे सही तरीके से ख्वाबों की ताबीर पूछी जा सकती है? जी माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत सवाल था इनका। मैं इसके ऊपर ये अर्ज़ कर देता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो ख्वाब की हमने तकसीम की उसमें जो ऐसे बुरे ख्वाब होते हैं इनके बारे में भी हमें हदीस पाक से रहनुमाई मिलती है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बुरा ख्वाब होता है या कोई भी ख्वाब होता है, वहिया अला रजले ताइरिन मा लम युहद्दिस बिहा, कि ये ख्वाब परिंदे के पाँव पर होता है, परिंदे के पाँव पर होता है। अब इससे आप मतलब ये समझ सकते हैं कि ख्वाब एक लटकी हुई ऐसी चीज़ है कि जिसकी कोई हैसियत नहीं है, यानी परिंदा उड़ रहा है और उसके पाँव पर आप कोई चीज़ रख रहे हैं तो उस चीज़ की कोई हैसियत नहीं होती, या उसके अंदर इस्तिकामत नहीं होती है, कोई मजबूती नहीं होती है। तो फरमाया कि वो परिंदे के पाँव पर गोया के रखा हुआ है, तब तक रखा हुआ है जब तक के ख्वाब आने वाले शख्स ने उसका किसी से तज़किरा नहीं किया। और फरमाया कि फ़इज़ा हद्दस बिहा, जब वो इसका किसी से तज़किरा कर देता है, वक़अत, तो उस वक्त जो भी ताबीर आगे से उसको मिलती है चांस होते हैं कि वो वैसा ही हो जाए। तो इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक के अंदर जो रहनुमाई हमें दी है वो ये है कि जब आपको ऐसे ख्वाब आ जाएं तो वो आप हर किसी से बयान ना करें। आपने फरमाया कि ख्वाब जो होते हैं उनको सिर्फ ला तक़्सुस रोया का इल्ला हबीबन व लबीबन, अपने किसी दोस्त के साथ या अपने किसी इंतहाई चाहने वाले के साथ या कोई इंतहाई इल्म रखने वाले बंदे के साथ आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी मेरी तरह के बंदे के साथ उसको डिस्कस करेंगे तो वो ऐसी ताबीर उल्टी फुल्टी कर देगा, तो उसके बाद अगर वो उसके वाक़े हो जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए इन्होंने दुरुस्त फरमाया है कि ख्वाब की ताबीर हर किसी से नहीं पूछनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा फन है और जो इस फन के माहिर लोग हैं उन्हीं से ख्वाब की ताबीर पूछनी चाहिए। और अगर आप इसके ऊपर पसंद करते हैं तो मैं आपको इसकी 2-3 मिसालें दे देता हूँ जो कि आप अलैहिस्सलाम के ज़माने पाक की भी हैं और बाद की भी हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़माना में भी हज़रत उम्मुल फ़ज़ल थी। आपने एक ख्वाब देखा और वो ख्वाब आप देखकर यकीनन आपको अच्छा न लगा। आप अलैहिस्सलाम के पास पहुंची और अर्ज़ करने लगी कि मैंने ख्वाब देखा है लेकिन मैं बयान करने की सकत नहीं रखती। आप अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी बात है इल्म के अंदर जो आपका मुकाम है और मार्फत में वो किसी और का दुनिया में हो नहीं सकता। आपने फरमाया कि नहीं तुम बताओ कि क्या है। बिल्कुल। तो उन्होंने बड़ा डरते डरते कहा कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा काट कर वो मेरी गोद में डाल दिया गया है, मैंने ये ख्वाब देखा है। तो इसकी ताबीर आप अलैहिस्सलाम ने ये फरमाई कि मेरी बेटी जो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, आपके घर में एक बेटा होगा और उस बेटे की परवरिश आपके पास होगी।
तो उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और वो पैदाइश के फौरी बाद उम्मुल फज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी गोद में दे दिए गए। तो ये ताबीर होती है कि किस अंदाज में की जाए। थोड़ा सा बाद में आ जाएं तो हज़रत अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपको एक ख्वाब आता है और वो ख्वाब भी मुनासिब नहीं था। आप ये देखते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बारे में हमारा और मुसलमानों का ये अकीदा है कि आप अपनी कब्र अनवर के अंदर वैसे ही सही सलामत सूरत में मौजूद हैं, तो हज़रत अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख्वाब देखते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो जसद पाक है वो हड्डियाँ बिखरी हुई हैं और वो उन हड्डियों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो अब ये ख्वाब तो मुनासिब नहीं था, लेकिन जब किसी इल्मी शख्सियत के साथ जो ताबीर जानते थे इसको डिस्कस किया गया तो उन्होंने फरमाया कि ए अबू हनीफा, आपके ख्वाब का मतलब ये है कि आप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के अंदर जो इफ्तिराक पैदा हो रहा है, जो इस वक्त लोग इख्तिलाफ में जा रहे हैं, आप इनको इकट्ठा करने का, जोड़ने का और एक फ़िक़्ह मुरतब करने का, एक कानून मुरतब करने का सबब बनेंगे। और उसके बाद फ़िक़्ह हनफी आमने है इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा उस पर अमल किया जाता है। अच्छा, एक और मैं अर्ज़ कर देता हूँ, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हज़रत इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप ख्वाब देखते हैं और ये भी ख्वाब बयान करने वाला इतना बज़ाहिर अच्छा नहीं लग रहा था। वो ये था कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस्म अतहर जो कि पाक जिस्म है, और आपकी रिवायात में आता है कि जिस्म मुबारक के करीब तक मक्खियां भी नहीं आती थीं। तो आप ख्वाब देखते हैं कि मैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म पाक से मक्खियां उड़ा रहा हूं, दूर कर रहा हूं। तो जब ये ख्वाब उन्होंने किसी अच्छी ताबीर वाले शख्स से पूछा तो उन्होंने इसकी ताबीर ये की कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो अहादीस मुबारका हैं, क्योंकि उनके अंदर एक अरसा गुजरने के बाद झूठी रिवायात को भी घड़ लिया गया है, शामिल कर दी गई हैं। तो आप जो काम करेंगे, आपकी सही रिवायात को जो ज़ईफ़ और झूठी रिवायात हैं उनसे अलग करके तो एक नई किताब मुरतब करने का काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे लेगा। तो उसके बाद फिर आपके सामने है कि हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हदीस के एतबार से आप देख लें कि कुरान के बाद बुखारी शरीफ का कितना बड़ा मुकाम है। और जो ख्वाब होते हैं इसमें मैं एक अर्ज़ कर दूं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम बाज़ औक़ात ना जैसे हवैस मंगल वाला को ख्वाब आ गया और वो सुबह उठ के कहें कि मुझे ये ख्वाब आया है कि सुबह फ़लाँ आदमी प्राइम मिनिस्टर बन गया है जो चंद दिन पहले पाकिस्तान में आया, तो ये ख्वाब मेरा अब होना चाहिए, वही ये सच्चा। जैसे आजकल ख्वाबों की दुनिया में हम रह रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका ऐसा ख्वाब पूरा भी हो जाए, क्योंकि ख्वाब हुज्जत या दलील सिर्फ वो होते हैं जो ख्वाब अंबिया इकराम को आते हैं। जो नबी का ख्वाब है वो हुज्जत और दलील है। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया कि आप अपने बेटे हजरत इस्माइल को ज़िबा कर रहे हैं, तो आपने प्रैक्टिकली भी वो किया। दुआएं वो बात रह गई थी दरमियान में। ओके जी, वो अंबिया के जी 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 बिल्कुल। अच्छा, वो ये था कि जिस तरह हैसियत नहीं जी, अब जो बता रहे थे जी जी जी, तो उसमें जो मैं एक दफ़ा रिपीटेडली इसको अर्ज़ कर देता हूँ जल्दी से कि सबसे पहले तो ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तरीका बताया कि जो ही आप उठते हैं तो वो अमल करेंगे, बाएं तरफ आपने 3 मरतबा वो जैसे एक सांस लेना है या जैसे थूकने का अंदाज होता है वो करना है। वो करने के बाद आपने ये जुमले कहने हैं कि आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात, मैं अल्लाह के की पनाह चाहता हूँ उसके मुकम्मल, उसके कलाम के साथ, उसके तमाम कलिमात के साथ, मिन ग़ज़बिही कि अल्लाह के गज़ब से बचने के लिए, व मिन आज़ाबिही अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए, व मिन शर्र इबादिही और उसके बुरे लोगों से, उनके शर से बचने के लिए। और फरमाया कि व मिन हमाज़ातिश शयातीन और शैतानी वसवसों से बचने के लिए। और आगे फरमाया कि वअन यहज़ुरून के वो शैतानी वसवसे जो इंसान को आकर ख्वाबों में परेशान करते हैं। तो ये जो कलाम था कि आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात मिन ग़ज़बिही व आज़ाबिही व मिन शर्रि इबादिही व मिन हमाज़ातिश शयातीन व अन यहज़ुरून, ये कलिमात आपने फरमाया कि ये पढ़े जाएं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस ख्वाब के शर से इंसान को महफूज फरमाता है। और दूसरा कि आपका जो मैंने शुरू में भी अर्ज़ कर दिया कि ऐसे ख्वाबों को
किसी के साथ बयान न किया जाए, और अगर आप बयान करेंगे गलत ताबीर आ गई तो फिर उसके चांस होते हैं कि वो वैसा हो जाए, तो इसलिए इससे बचना ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा अगर कि आजकल की रूट ख्वाबों के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। अब बात करते हैं जी बलूचिस्तान की, और बलूचिस्तान में एक बड़ा ज़बरदस्त काम होने जा रहा है, और वो काम है जी हेल्थ कार्ड का इजरा। हेल्थ कार्ड लोगों की ज़ाहिर है सेहत के मसाइल होते हैं, उनको सेहत की सहूलियात चाहिए होती हैं, और जो पब्लिक हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके हवाले से जानते हैं कि इलाज बहुत महंगा है। बिल्कुल कोयटा में बूथ भी कायम कर दिए गए हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, और इस हवाले से हम बात करेंगे। असद काकड़ साहब हमारे साथ जो कि CEO हैं बलूचिस्तान हेल्थ कार्ड प्रोग्राम के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अवैस साहब और शिफा, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि थोड़ा सा इस प्रोग्राम का ओवरव्यू दे दें कि किस किस तरीके से ये लोगों को फैसिलिटेट करेगा, और क्या ये पहली मरतबा हो रहा है, ये भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, या ये पहले भी हेल्थ कार्ड का इजरा बलूचिस्तान में हो चुका है? जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने प्रोग्राम के शुरू में ही बता दिया था कि ये गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से तमाम बलूचिस्तान के लोगों के लिए हेल्थ कार्ड का इजरा किया जा रहा है, मीनिंग देयर बाय कि बलूचिस्तान के जितने भी शहरी हैं जिनके शनाख्ती कार्ड में परमानेंट रेजिडेंशिप बलूचिस्तान की है, वो इसके लिए अहल होंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड। अच्छा, जो आपका पहला सवाल था कि क्या बलूचिस्तान में पहले भी ये शुरू हुआ था, जी आज से ये फ़ेज़ 1 में फ़ेडरल गवर्नमेंट की तरफ से शुरू हुआ था, बट इसमें दो बातें थी। एक तो ये सेलेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स थे जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट्स थे, और दूसरा इसमें सिर्फ बिस्प के बेनिफिशरीज़ थे। तो वो प्रोग्राम फ़ेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह ये प्रोग्राम अब रन होगा उस तरह नहीं था, जिसकी वजह से लोग शायद इस्तिफ़ादा भी उस तरह हासिल नहीं कर सकते थे। तो अब इस प्रोग्राम में ऐसा क्या होगा और किस तरह लोग इस्तिफादा हासिल करेंगे? अच्छा जी, अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि हर वो शहरी बलूचिस्तान का रहने वाला बच्चा और ख़वातीन हज़रात तमाम जो हैं जिनके पास शनाख्ती कार्ड पे लोकल रेजिडेंशिप परमानेंट रेजिडेंशिप बलूचिस्तान की है, वो इसके लिए अहल है, उन्होंने कहीं नहीं जाना है। द ओनली थिंग दैट दे हैव टू डू एट द मोमेंट इज़ कि 8500 पे वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर सेंड कर दें 8500 पे, जिससे उनको अपनी फ़ैमिली की कंपोजिशन पूरी पता चल जाएगी। होता क्या है कि बलूचिस्तान में आम तौर पे हम अपना शनाख्ती कार्ड तो बना देते हैं, बट नादरा के डाटा बैंक में हम अपने स्पाउस के यानी फ़ीमेल्स की वाइफ के या अपने बच्चों के हम अपने कवायफ शामिल नहीं करते हैं। या दूसरे केस में इस तरह होता है कि हम 18 साल से ज़्यादा उम्र होने के बावजूद अगर हमारी अलग से शादी हुई भी होती है तो हम अल्फ़ा ट्री जो हमारे वालिदैन की है उससे हमने अपने को अलग नहीं किया होता है। तो हमने जो रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, रजिस्ट्रेशन इन द सेंस टू रजिस्टर देमसेल्फ इन द नादरा डाटा बैंक, हमारे एंड पे किसी किस्म की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि हमारा जो टोटल सिस्टम है वो नादरा से कनेक्टेड है। तो नादरा के डाटा बैंक में जितने भी लोग बलूचिस्तान से रजिस्टर्ड होंगे वो लोग इसके लिए अहल होंगे। तो लोगों से मेरी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये भी रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द 8500 पे अपना फैमिली स्टेटस देख लें, और उसमें जितने भी फैमिली मेम्बर्स ऐड नहीं हुए हैं नादरा के डाटा बैंक में, वो अगर 18 साल से कम बच्चे हैं तो वो अपने लोकल यूनियन काउंसिल से अपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवा दें, और उसके बाद नादरा से अपने बे फॉर्म या फैमिली रजिस्ट्रेशन बच्चों की करवा दें। तो इससे उनका डाटा बैंक बड़ा हो जाएगा और जितने भी फैमिली के मेम्बर्स होंगे वो तमाम अहल हो जाएंगे। सही है। इसमें क्या क्या बीमारियां हैं जो कवर होंगी, कितनी उसको फैसिलिटेशन दी जाएगी लोगों को, किस किस अस्पताल को शामिल किया है? हाँ ठीक है। अच्छा, इस सिलसिले में हमारे पास हमारा प्रोवाइडर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, और बाकी तमाम पाकिस्तान में मां सिवाय सिंध प्रोविंस के जितने भी प्रोविंसेस हैं उन सब में ये प्रोग्राम चल रहा है, और बैक एंड पे सर्विस प्रोवाइडर स्टेट लाइफ है। तो एट द मोमेंट द नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स इम्पैनल्ड इन दिस प्रोग्राम आर अराउंड 1200, और उसमें बलूचिस्तान में आज के दिन तक हम 27 हॉस्पिटल्स रजिस्टर कर चुके हैं, जिनमें मैं आवाम की आगाही के लिए बता दूं कि
इनमें से 21 कोयटा में हैं और 2 गवादर में है, 2 तुर्बत में है, 2 लसबेला में है और 1 मस्तूंग में। हावेवर मैं साथ में ये भी बता दूं कि हमारा टारगेट अगले 3 महीनों में 100 हॉस्पिटल्स बलूचिस्तान में भी इम्पैनल करने का है और जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 1 हॉस्पिटल इम्पैनल होगा। अच्छा। इसके अलावा बलूचिस्तान के लोगों की मर्ज़ी होगी कि वो अपने लोकल हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवाना चाहें, वो कोयटा आना चाहें या वो 1100 रेस्ट ऑफ द कंट्री में जो हॉस्पिटल्स अंडर द स्टेट लाइफ इम्पैनलमेंट प्रोग्राम है वो उनमें भी जाके सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे एक हेल्थ फैसिलिटेशन डेस्क होगा। जितने भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं उस डेस्क पे अपना शनाख्ती कार्ड की तस्दीक करवाएंगे कि वो बलूचिस्तान के ही रेजिडेंट्स हैं, तो वहाँ वो जाके अपनी पूरी फैमिली का 10 लाख रुपए तक का 1 साल पे सालाना अखराजात गवर्नमेंट की तरफ से उनके बर्दाश्त होंगे। और ये जो हॉस्पिटल्स हैं ये प्राइवेट कितने हैं इनमें और पब्लिक कितने हैं? इनमें बलूचिस्तान में अभी तक हमने जो 27 हॉस्पिटल्स किए हैं उनमें जो है 22 जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, बाकी 5 सरकारी हैं। हावेवर हमारा टारगेट अगले, जैसे मैंने कहा, 2 महीने में ये है जो हम 100 हॉस्पिटल्स होंगे, इसमें हम तकरीबन 40% प्राइवेट पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स होंगे और बाकी 60% जो है वो हम प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल्स इनकॉर्पोरेट या इम्पैनल करेंगे। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो वैसे ही इलाज फ्री होता है ना, तो उसको इसमें इंक्लूड करने से क्या बेनिफिट मिलता है? इसमें दो कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बात समझाऊंगा। अगर हम बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमारे इस टाइम तकरीबन 13 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो है ही नहीं, वहाँ टोटली लोग डिपेंडेंट है अपॉन पब्लिक सेक्टर या सरकार का जो हॉस्पिटल है उस पर डिपेंडेंट होते हैं। तो एक तो ये है कि चूँकि इसमें हम अपने गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के अंडर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको भी हम वही अमाउंट ऑफ पैसे देंगे जो हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देते हैं अंडर द इंश्योरेंस स्कीम। तो हमारे बलूचिस्तान में कोयटा से बाहर डॉक्टर्स का ट्रांसफ़र के बाद वहाँ ड्यूटी करने पे बाज़ औक़ात कुछ इश्यूज़ आते थे। एक तो ये है उनके पास अब थोड़े फ्रिंज बेनिफिट्स बढ़ जाएंगे जिसके तहत जो है हॉस्पिटल्स के जो आउट स्टेशन या फार रीचिंग डिस्ट्रिक्ट्स में जो हॉस्पिटल्स है वहाँ हमारे हेल्थ स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ भी वहाँ ड्यूटी करेगी क्योंकि अब उनको एडिशनल फ्रिंज बेनिफिट्स मिलेंगे, नंबर 1। दूसरा, हमारा एक फ़ंड यूटिलाइजेशन फार्मूला है, जितने भी पैसे इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल को मिलेंगे उसके एक फ़ंड यूटिलाइजेशन फार्मूला है जिसमें से डॉक्टर से लेके पैरामेडिक से लेके नर्स और नर्स से लेके 40% जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हॉस्पिटल के डिस्पोजेबल्स और कंज्यूमेबल्स और हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होगा। तो आम तौर पे हॉस्पिटल्स में हमारे एक्सरे मशीन्स एक छोटे से फ्यूज़ की वजह से भी ख़राब पड़े होते थे या इसी तरह कभी हमें दवाइयों में कुछ दिक्कत होती है तो या एक्सरे फिल्म्स के हमारे पास अनअवेलेबिलिटी होती है, तो उस फंड से हॉस्पिटल अपनी ही इंटरनल कमेटी के ज़रिए वो एक्स्ट्रा जो फंड्स आ रहे होंगे उससे वो अपने इश्यूज़ भी हल करेंगे। और इसमें हमने हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को, जो डॉक्टर उस पेशेंट के केयर में इन्वॉल्व होंगे, जो पैरामेडिक्स इन्वॉल्व होंगे, उन सब के लिए अंडर द फंड यूटिलाइजेशन फार्मूला उनको भी उसमें से पैसे मिलेंगे, जिससे हम ये तवक्को करते हैं कि ना सिर्फ हॉस्पिटल अपलिफ्ट होगा बल्कि आउट स्टेशंस पे जो ड्यूटी करने में हिचकिचाहट होती थी अब ड्यूटी भी कर सकेंगे क्योंकि अब उनको एक्स्ट्रा फ्रिंज बेनिफिट्स मिल रहे होंगे। अच्छा, ये बताएं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इसकी अकाउंटेबिलिटी का क्या प्रोसेस होगा कि जिस डॉक्टर ने, जिस मरीज ने जिस डॉक्टर को दिखाया है, सिर्फ 1 सेकंड ये सवाल ले लें फिर साथ ही जवाब दे दें। जी चलिए बताएं। ओके जी आप अपना सवाल कर दें, आई विल ऐड इट टू दैट क्वेश्चन। जी वो ये था कि अकाउंटेबिलिटी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में किस तरह से होगी जब कोई मरीज जाए किसी डॉक्टर के पास, तो ये कौन मेक श्योर करेगा कि जिसको ऑपरेशन या सर्जरी करानी है उसी की सर्जरी हो रही है या जिसकी जरूरत है सर्जरी की उसी की सर्जरी हो। पहले भी यही मामला सामने आए थे कि भाई ये इस तरीके से बहुत सारे मामला था। पंजाब की तरफ से खासतौर पर जो निगरान हुकूमत है उसने ये कहा था कि जी हर एक के दिल का बाईपास हो रहा था, तो हाउ टू, और प्राइवेट हॉस्पिटल पैसे बना रहे थे। अच्छा, इस तरह है कि चूँकि मैं बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है, मैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का सर्वेंट हूँ, तो मैं मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ। पंजाब के हवाले से जितना आपने सुना है उतना मैंने सुना हुआ है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। मतलब मैं इस टाइम आपको ये बता दूँ कि हमने बलूचिस्तान में KP मॉडल अडॉप्ट किया है हेल्थ इंश्योरेंस का, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि इसमें आवाम की आगाही के लिए मैं ये भी बता दूँ कि इसमें OPD शामिल नहीं है।
इसमें इन पेशेंट इलाज होगा, वो चाहे ऑपरेशन हो या हॉस्पिटल में ऐसी बीमारी हो जिसके लिए आपकी एडमिशन लाजमी है, नंबर 1। दूसरी बात, अकाउंटेबिलिटी की जो बात है, इसमें इसका पूरा जो मैकेनिज़्म है दैट इज़ बेस्ड ऑन ई क्लेम्स। जितना भी इसमें प्रोसेस 1 रुपये से लेके हमारे गवर्नमेंट के जो 6 अरब रुपए इस साल मुख्तस हुए हैं, वो तमाम के तमाम उसकी ट्रांसपेरेंसी अंडर ई क्लेम मैनेजमेंट होगी। तीसरी बात यह है कि आप जैसे ही हॉस्पिटल में अगर आप अपना चेकअप करवाते हैं और पता चलता है कि आपकी ऑपरेशन की ज़रूरत है या एडमिशन की ज़रूरत है, तो इंश्योरेंस कंपनी का हेल्थ फैसिलिटेशन ऑफिसर जो है उस हॉस्पिटल में मौजूद होगा। वो अपने कंसर्न डॉक्टर जो उनका डीएमओ कहलाता है, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, वो उन्हें एक एसएमएस अलर्ट बता देगा कि आज मेरे हॉस्पिटल में पेशेंट्स दाखिल हो गए। वो वहाँ पे वो डीएमओ उनको देख लेगा, वो वेरीफाई करेगा कि वाकई पेशेंट इतना ही बीमार था जिसमें इलाज एडमिशन के तहत ज़रूरी था, इसकी बुनियाद में इलाज चलेगा। ये तो हो गया इंश्योरेंस कंपनी के अपने 2 लेयर अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। मेरे ऑफिस की तरफ से वी हैव आवर ओन मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन टीम, और हम अंडर द मील स्ट्रेटजी हम उस पर काम कर रहे हैं, मॉनिटरिंग, एवेल्युएशन, अकाउंटेबिलिटी एंड लर्निंग। तो मेरा लेयर भी इसके साथ साथ द पेशेंट जैसे ही डिस्चार्ज होगा हॉस्पिटल से, उन्हें नादरा के कॉल सेंटर की तरफ से क्वालिटी एश्योरेंस कॉल जाएगी, जिसमें वो 5 क्वेश्चंस पूछते हैं कि जिसके तहत अगर मरीज सेटिस्फाई है तो उसका बिल जनरेट होता है। साथ में हमारा अपना एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हमारे प्रोग्राम के हेड ऑफिस के तहत है, जिसमें हमारे पास एक CMI सिस्टम है, जिसमें हम तमाम का तमाम डाटा डैशबोर्ड पे लाइव मॉनिटर कर रहे होते हैं, जिसके तहत मुझे डेली काउंट मिल जाएगी कि कितने मरीज़ कितने हॉस्पिटल्स में बलूचिस्तान के एडमिट हुए हैं या आज का बिल कितना जनरेट हुआ है। तो इसके साथ साथ एक आखिरी लेयर जो अब पिछले 6 महीनों से इसमें ऐड हुई, वो है AI की हैज। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत भी जो है ये अकाउंटेबिलिटी या इम्पर्सनेशन या किसी का मिसयूज़ ऑफ शनाख्ती कार्ड हो तो वो भी इसमें फ़िल्टर हो सकता है, चीज़ों को रोका जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करें। काकड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। बलूचिस्तान के अवाम के लिए हेल्थ कार्ड की सहूलत का आगाज़ कर दिया गया जी। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। शिफा को जानवरों से बड़ी मोहब्बत है और उसका इजहार शिफा वक्तन फवक्तन करती रहती हैं। आज भी इनके कपड़ों में चीता बना हुआ है। चीता बना हुआ है, शुक्र है शेर नहीं बना हुआ। लोग कहते शेर ये वही चीता है, ये वही चीता है। नहीं वैसे ये चीता लेपर्ड है, ये हमारा जो इस्लामाबाद के करीब इलाकों में होता है ना, वो वाला लेपर्ड। चलिए कोई बात नहीं। अब हम शिफा को बताते हैं कि कराची में जो कराची जू है वहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त एक्वेरियम बना है और हमारे नुमाइंदे हमें बताएंगे जी वो वहाँ पर क्या सूरत हाल है जी। कराची चिड़ियाघर का शहरियों को खूबसूरत तोहफा। कराची चिड़ियाघर में बैनुल अक़वामी तर्ज के फिश एक्वेरियम की धूम, रंग बिरंगी मछलियों से भरे एक्वेरियम बच्चों बड़ों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। एक्चुअल जब मैंने चाय लिया तो यहाँ में मैंने देखा कि ये 7 साल से जगह बंद पड़ी हुई थी और ये स्टोर टाइप का बना हुआ था। तो फिर मैंने जो है मेयर साहब मुर्तज़ा वहाब साहब से डिस्कस किया तो उन्होंने फिर जो है गो हेड दिया और उसके बाद फिर हमने इसको जो है यहाँ पे फिश एक्वेरियम को जो है ना बनाने का काम शुरू किया। सीनियर डायरेक्टर चिड़ियाघर इकबाल नवाज का कहना है शहरियों की मछलियों के मुतालिक मालूमात और तफरीह के लिए अमेरिका, न्यूजीलैंड, जापान, जर्मनी समेत 25 ममालिक से मछलियाँ इम्पोर्ट की गई हैं। जो है फिश है ये मैक्सिको से इसका ताल्लुक है और डिफरेंट काइंड की हैं जिसमें नाम आप देख सकते हैं इसके बोर्ड पे लिखा हुआ है। और ये जो है ओस्लो है, ये जापान से इसका ताल्लुक है और ये फ़िश जो है बड़ी नायाब है। ये बोलिविया की है, फ्लोरेसेंट इसका नाम है और ये देख सकते हैं कि इसकी खूबसूरती और इसमें मल्टी कलर्स और सिंगल कलर्स की भी हैं, रिफ्लेक्ट जो है ये करती हैं फिशेज। ये ताइवान से इसका ताल्लुक है, ताइवान, थाईलैंड, साउथ अमेरिका, ये वहाँ की फ़िशेज़ हैं। और इसमें एक ब्लैक गोस्ट है जो कि बिल्कुल नायाब फ़िश है, वो जो है आपको यहाँ तकरीबन पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलेगी। ये ब्लू लाइन शार्क है, देखिए इसकी खासियत ये है कि एक साथ मूव करती है, ये आप देख सकते हैं। इसकी खासियत ये है एक साथ मूव करती है। टर्टल हमने रखे हैं फ़िश के साथ, टर्टल जो है रखे हैं जिसका आइसलैंड से ताल्लुक़ है और टर्टल जो है इंतहाई खूबसूरत हैं और मल्टी कलर्स के हैं। ये है शार्क, ये शार्क के जो हैं ये बच्चे हैं, ये आप देख सकते हैं और ये बड़े नायाब हैं और इसका जो है साइज़ देखें और ये अभी बच्चे हैं तो ये अपने साइज़ के हिसाब से ये और बड़े होंगे। इंटरनेशनल तर्स
कहीं ये एक्वेरियम जो है वो रखा है, ये बिल्कुल अकॉर्डिंगली हैं, उनके साइज़ और ये साइज़ अकॉर्डिंगली हैं, जो बड़े लेवल के एक्वेरियम्स होते हैं। सुबह सवेरे